ऊपर से आज है वीकली एक्सपायरी, एसजेक्स निफ्टी है सपाट 25 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन केंद्र बिंदु अमेरिका ही सभी को पता है कि वहां पर बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स है और वहां के रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए। लेकिन अभी तक का मुद्दा कोई बहुत अच्छा है नहीं और फाइनेंशियल मार्केट्स पे साफ तौर पे क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कल एपी सेंटर बन गया यूरोप, क्योंकि यूरोपियन बैंक्स में कल एकदम से हड़कंप मचा। क्रेडिट स्यूस का जो एक रिपल इफेक्ट है वो पूरे ही यूरोपियन बैंक्स पे कल छाया रहा और बहुत ही जबरदस्त बिकवाली हमने सोसाइटी जनरली, यूनिक्रेडिट, कॉमर्स बैंक के शेयर्स में आती हुई नजर आई है। अक्रॉस द यूरोप बैंकिंग सेक्टर बहुत ही ज्यादा वीक कर रहा था कामकाज। अच्छा, कल हुआ यह है कि अमेरिकन मार्केट्स लोअर एंड से सुधर कर बंद हुए हैं, निचले सिरों से खरीदारी आई है तो कुछ कुशन है। अगर आप देर रात मार्केट्स देखते तो हड़कंप मचा हुआ था बॉन्ड मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में भी क्रूड एकदम से साफ होता चला जा रहा था। तो कल बहुत ही ज्यादा प्रेशर पॉइंट था। कल जो हमारे जब मार्केट क्लोज हुए और जब यूरोपियन मार्केट्स और अमेरिकन मार्केट्स की ओपनिंग हो रही थी तो बेहद ही कमजोर नोट पे हुई थी। लेकिन निचले स्तरों से 444 अंक सुधर गया डाउ जोन्स, 195 अंक सुधर गया नैस्डैक और यूएस फ्यूचर्स अभी 0.4-0.5% के आसपास बढ़त शो कर रहे हैं। मेरे साथ अविनाश गोरखशेखर साहब इस समय मौजूद हैं। अविनाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। हाँ, गुड मॉर्निंग रजत। सर, ये कैसे और क्यों हो रहा है? ये क्या 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस ही माने? क्योंकि इस समय बैंकिंग सेक्टर, और मुझे तो लग रहा है कि ये 180 के आसपास बैंक्स हैं जो इस समय अमेरिका में, जिनके फाइनेंशियल्स जो हैं वो बिल्कुल एसवीबी बैंक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो क्या ये बिल्कुल वही संकट है 2008 का, या फिर इसको किसी और दृष्टिकोण से देखा जाए? क्योंकि अब तो रिपल इफेक्ट बनने शुरू हुए हैं और बहुत सारे बैंक्स में एकदम से बिकवाली हुई है। कल यूरोपियन बैंक्स भी एकदम से चपेट में आ गए, जिसमें सोसाइटी जनरली जो कि फ्रांस का बाजार फ्रांस का बैंक है वो टूटा। इसके अलावा यूनिक्रेडिट इटली वो टूटा और साथ साथ कॉमर्स बैंक जो जर्मनी का बैंक है उसमें भी कल के सत्र में गिरावट देखने को मिली थी। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे देखिए रजत, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में जो अभी क्राइसिस यूएस में दिख रहा है वो ज्यादातर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का कारण हो गया है। हम सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण बॉन्ड यील्ड्स काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं। और इससे क्या होता है कि सारे बैंक्स जो बॉन्ड्स होल्ड करते हैं इनको काफी एम टू एम लॉसेस हो चुके हैं। इनफैक्ट ऐसा अनुमान है कि सारे बैंक्स यूएस में करीबन $1 ट्रिलियन के लॉसेस पे बैठे हैं। तो डेफिनेटली सिचुएशन काफी खराब है। और आने वाला जो फेड मीटिंग है 22 तारीख को, वो डिसाइड करेगा कि नियर टर्म में मार्केट किस तरह से जाएगा। क्योंकि अगर और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो इन बैंकों के जो एम टू एम लॉसेज है उनको और दिक्कत होगी। तो अनुमान है कि फेड रेट शायद इस बार पॉज हो, उसके बाद कमेंट्री अच्छी आए। बट सबसे बड़ी जो चुनौती है अभी बैंक्स के लिए वो ये है कि कल हमने सुना कि क्रेडिट स्विस का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अभी सुबह में रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, इन्होंने कहा है कि स्विट्जरलैंड ने, सेंट्रल बैंक ने कहा है कि जरूरत पड़ने पे हम थोड़ा एडिशनल कैपिटल डालेंगे। लेकिन माहौल डेफिनेटली खराब है और आज तो वीकली हैं? वो दे एक्सपायरी भी दिया है। कैपिटल, वो कैपिटल दे दिया। वो आज खबर सुबह सुबह ही आ गई, क्रेडिट स्यूज को 53.68 बिलियन यूएस डॉलर्स का कर्ज देगा स्विस नेशनल बैंक। और ये इमरजेंसी मदद है जो क्रेडिट स्यूज को दी जा रही है स्विस नेशनल बैंक की ओर से, क्योंकि वो बोल रहे हैं इट्स टू बिग टू फेल और इसको अभी संभालने की पूरी कोशिश करेंगे, जितना पैसा चाहिए ले जाओ। लेकिन ये तो टेम्परेरी रिलीफ हुआ ना। क्रेडिट स्यूज बिल्कुल के साथ अगर बिल्कुल कोई और उड़ गया तो फिर तो और मुसीबत आ जाएगी ये यूरोप। देखिए, अभी तो 17,000 का लेवल रजत कल काफी कन्विंसिंगली टूटा है। और हम सभी जानते हैं कि 17,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे ख्याल से अगर कोई फर्दर नेगेटिव सरप्राइज आज यूएस से आता है तो दोपहर के सेशन में बाजार में थोड़ी सी और मुनाफा वसूली या सेलिंग आ सकती है। देखिए, थोड़ा सा जो बाउंस बैक आप बता रहे हो कि यूएस मार्केट में कल हुआ, वो शायद थोड़ा सा एक रिलीफ रैली हम कह सकते हैं। अभी भी जो माहौल है वहां का वो काफी चैलेंजिंग है। और जब तक फेड की मीटिंग खत्म नहीं होती रजत, तब तक ये कहना मुश्किल है कि मार्केट और कितना वोलेटाइल रहेगा। यूएस मार्केट्स में वोलेटिलिटी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 22 तारीख तक तो रहेगी। उसके बाद क्या नतीजा आता है फेड मीटिंग का, क्या कमेंट्री आती है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ओवरऑल यूएस मार्केट्स के ट्रेजेक्टरी के लिए। और जब तक यूएस अंडर परफॉर्म कर रहा है तब तक इंडिया की मार्केट्स में कोई रिलीफ मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। कल भी एफआईआई ने बहुत भारी क्वांटिटी शेयर्स इंडियन मार्केट्स में बेची है। तो अभी तो लोगों को डर लग रहा है कि रुपया का भी जो लेवल है वो थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए और थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस तरीके से आज इन्वेस्टर्स को ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई जल्दबाजी ना करे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी अगर मार्केट 17,000 के नीचे और ये 17,000 का लेवल जल्दी रिकवर नहीं होता तो मेरे ख्याल से 16,800 16,850 के लेवल्स भी वेरी मच पॉसिबल लग रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है
और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में थोड़ी और नॉर्मल से ज्यादा वोलेटिलिटी आ सकती है। अच्छा, लेकिन अभी ना सर, ये मेरा सवाल ये भी था, जो क्रेडिट इश्यूज का जो मुद्दा है, ये तो खैर अभी कल एकदम से निकला जब सऊदी नेशनल बैंक ने उसमें आर्थिक मदद देने से मना कर दिया और बोल रहे थे फूटी कौड़ी नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद जो स्विट्जरलैंड का नेशनल बैंक है, स्विस नेशनल बैंक, उन्होंने बोल दिया कि हमने इनको मदद दे दी है और दिस इज इमीडिएट रिलीफ, जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया, 53.68 बिलियन यूएस डॉलर्स का। मुद्दा है वो एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक। सर, ये $2 बिलियन क्या रेगुलेटर्स के लिए और सरकार के लिए कोई इतनी बड़ी रकम थी कि $2 बिलियन का जो उनको बॉन्ड मार्केट में नुकसान हुआ था उसकी भरपाई नहीं हो सकती थी समय पे? अब वो 2 बिलियन कैसे 45 बिलियन में कन्वर्ट हो गया और एकदम से रन ऑन बैंक हो गया? 45 बिलियन एक ही दिन में क्लाइंट से निकाल लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी बैंक के पास एसेट्स हो 209 बिलियन यूएस डॉलर्स के, उसमें से 45 बिलियन एक ही दिन में खींच ले कोई क्लाइंट्स? तो क्या क्लाइंट्स के पास पहले से इंफॉर्मेशन होती है कि कुछ खराब होने वाला है बैंक के साथ और सब पैसा निकालने एक ही दिन आ गए? इज देखिए इट पॉसिबल? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं कि कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन लीक हो चुका था, और इसी कारण से जो इन्फॉर्म्ड उनके डिपॉजिटर्स थे उन्होंने पैसा पहले निकाला। देखिए क्या होता है कि हर समय न्यूज जैसे लीक आउट होती है, तो वो पहले जो अपर एंड के जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन पहले मिलती है वो पहले कोशिश करते हैं। बट सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि अभी भी पूरे यूएस बैंक की बात करें तो 1 ट्रिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एम टू एम लॉसेस पे ये सारे बैंक्स बैठे हैं, और इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ते हैं, यहाँ से भी बढ़ते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेके फेड ने कहा था कि हम और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। अभी शायद इनकी कमेंट्री थोड़ी सी बदलाव में हो सकती है, हो सकता है कि थोड़ा सा डोविश कमेंट्री ये कहे, लेकिन मामला काफी सिग्निफिकेंटली कॉशियस होगा, क्योंकि एक तरफा तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ ये बैंकिंग की क्राइसिस हो रही है। तो देखिए हर बैंक के लिए तो यूएस गवर्नमेंट गारंटी नहीं देगी। एसवीसी बैंक में उन्होंने डिपॉजिटर्स को रिएश्योर किया कि आपका पैसा सेफ है, लेकिन और 3-4 बैंक्स अगर बैंक्रप्सी के पास में भी आते हैं तो मेरे ख्याल से ये काफी सिग्निफिकेंटली नेगेटिव सरप्राइज रहेगा। और ये बात तो मार्केट बिल्कुल पिछले गुरुवार फ्राइडे से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही, तो ये बड़ा नेगेटिव सरप्राइज आया है रजत। तो उसलिए मुझे लग रहा है कि पानी को सेटल होने के लिए थोड़ा सा और समय लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि आज भी बाजार में कोई बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से पहले तो देखना है कि 17,000 मेंटेन होता है कि नहीं, और अगर होता है तो कितने टाइम तक होता है, क्योंकि दोपहर के सेशन में अगर कोई यूएस से सरप्राइज नेगेटिव आता है, या मान लीजिए डाउ फ्यूचर्स में कोई भारी बिकवाली आती है, तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे आएगा। तो आई थिंक इट विल बी बेटर टू वेट एंड वॉच। कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अभी पिछले गुरुवार शुक्रवार से मार्केट, इंडियन मार्केट बहुत सिग्निफिकेंटली गिरे, अक्रॉस द बोर्ड गिरे। ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप कंपनीज में भी हमने देखा है भारी बल्कम बिकवाली। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स जो अभी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। थोड़ा सा इमीडिएटली बाजार में एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो थोड़ा सा वेट करें, पहले 1 घंटा मार्केट कैसे ट्रेड होता है वो देखने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। वैसे बाजार पर तनाव है, दबाव है, लेकिन आज ना वीकली एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स संभलेंगे जरूर। लेकिन हाँ, प्रेशर पॉइंट है, कोई भी उछाल आ रहा है तो उसमें बेचा जा रहा है। और मैं बता दूं, जो क्रेडिट यूज का मुद्दा है उसमें और क्लैरिफिकेशन ये आई है कि वहां पर जो स्विस नेशनल बैंक है उन्होंने बोला है कि जो क्रेडिट यूज है दैट मीट्स द कैपिटल एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स इम्पोज्ड ऑन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो ये इनको हम लिक्विडिटी और कैपिटल दे सकते हैं, दे आर अंडर आर रेगुलेशन, और वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम उसके तहत ही ये 53.68 बिलियन यूएस डॉलर्स दे रहे हैं। और इसको 50 बिलियन स्विस फ्रैंक्स भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये जो दिया जा रहा है स्विस नेशनल बैंक की ओर से अंडर अ कवर्ड लोन फैसिलिटी एंड अ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी। और the steps will support Credit Suisse core business and clients as Credit Suisse takes the necessary steps to create a simpler and more focused bank built around client needs। तो देखते हैं कि यहाँ पर अब क्या ये रिलीफ काफी है कि नहीं। ऊपर से एक और भी, in addition the bank is making a cash tender offer in relation to 10 US dollar denominated senior debt securities for an aggregated consideration of up to 2.5 billion US dollars, as well as separate offer to 4 euro denominated senior debt securities for up to an aggregated 500 million यूरोस। तो डेट सिक्योरिटीज के जरिए भी रकम जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा है बैंक। देखते हैं यहाँ पर संभल पाता है कि नहीं, लेकिन अगर ये उड़ाना तो उसके बाद तो आप समझो कि यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम में भी कोलैप्स होगा। अभी तो अमेरिका ही नहीं संभल रहा, ऊपर से फिर यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम भी कहीं ना कहीं चपेट में आ गया। वैसे इशारा हो गया था कल अविनाश सर, जिस तरीके से कल बॉन्ड मार्केट बिहेव कर रही थी ना, और ऊपर से जो ये यूरोपियन बैंक टूट रहे थे, सोसाइटी जनरली फ्रांस वाला और यूनिक्रेडिट इटली वाला और कॉमर्स बैंक जर्मनी वाला, तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो 8-10% की गिरावट तो कल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में ही हो गई। और आफ्टर मार्केट आवर्स में ये क्रेडिट यूज का शेयर जो है वो 5.5% उछला है, दिन के दौरान 24% के आसपास टूट गया था। तो अभी हड़कंप तो है बैंकिंग सिस्टम में। हमारे बैंक्स पे क्या करें सर?
देखिए सेंटिमेंटल इफेक्ट तो डेफिनेटली आएगा। लोगों का मानना है कि अगर यूएस में बैंकिंग सेक्टर में तकलीफ होती है, क्राइसिस होती है, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे, इंडियन बैंक्स पे आएगा। बट मेरे ख्याल से देखिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम वैसे तो यूएस बैंकिंग सिस्टम से बिल्कुल आइसोलेटेड है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 10 साल में बैंकों ने जिस प्रकार से अपनी एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, बैलेंस शीट साइज भी बढ़ गई है, क्रेडिट ग्रोथ हमारे यहाँ पे 15-16% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए जो हाई बीटा स्टॉक्स है, जैसे एसबीआई है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो ट्रेंड डेफिनेटली नेगेटिव रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रजत, मुझे लग रहा है कि ये मौका काफी अच्छा है, क्योंकि देखिए नंबर्स तो मार्च क्वार्टर के दमदार आने ही वाले हैं। प्लस आने वाले साल में, दैट इज FY 24 में भी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ आता है, जीडीपी 5-6% बढ़ता है, तो बैंकों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से देखिए इन्फ्लेशन का मसला अलग है, लेकिन अगर कोई यूएस बैंकिंग सेक्टर को देख के हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में भारी गाली कर रहा है, तो वो गलत है। मेरे ख्याल से दिस इज अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट गुड क्वालिटी बैंक्स, स्पेशली लार्जर बैंक्स। छोटे बैंकों की बात मैं नहीं करूंगा, बट जो बड़े बैंक्स, बड़ी बैलेंस शीट वाले बैंक्स है, वहां पे आपको थोड़ा सा तो खरीदारी करना चाहिए। देखिए बाजार कहाँ बॉटम आउट होगा, कहाँ से रिकवरी होगी, वो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बैंकिंग में मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी सिग्निफिकेंटली वैल्यू बनेगी। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे देना है, वो बहुत जरूरी है। और इसका मतलब फिर नीचे के लेवल्स आएंगे, वहां पर दोबारा से री एंट्री करने का चांस होगा, तो तब धीरे धीरे करके बैंकिंग स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में भर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले ही लोगों ने बहुत ऊपर के लेवल पे बैंकिंग स्टॉक्स भर लिए हैं। ये जो रीसेंट रैली आई थी पोस्ट बजट और प्री बजट, उसमें बैंकिंग ही आउट परफॉर्म कर रहा था और बैंकिंग ही लपेट में आ गया। ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग है, और वही दर्द है बाजार का कि सबसे ज्यादा हैवी वेट जो है, वेटेज जो सबसे ज्यादा कैरी करते हैं निफ्टी पे, वो बैंकिंग है, और बैंकिंग ही स्लिप कर रहा है। अब एक बार निफ्टी का फटाफट से टेक्निकल चेक लेते हैं, और उसके बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। अविनाश जी मेरे साथ इस समय ज्वाइन हुए हैं, और आपको भी अगर कोई भी सवाल पूछना है तो बिस्तक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जहां पर आप ये शो देख रहे हो, वहां पर चैट बॉक्स सेक्शन में जाकर अपने कोई भी सवाल पोस्ट कर सकते हो। और एक काम जरूर कर लीजिए, तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके बाद आपके पास मौका होगा लेटेस्ट कंटेंट पाने का, और साथ ही साथ मार्केट के एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होने का भी। और अब सीधा चलते हैं निफ्टी के डेरिवेटिव एनालिसिस पे। देखो हुआ ये कि उछाल पे बिकवाली तो हो रही है, ये तो कल ही पता लग गया कि एकदम से अगर हम उछले तो ऊपरी स्तरों पर संभल नहीं पाए थे, और बहुत ही जबरदस्त बिकवाली जो इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिली। लेकिन क्या ये ट्रेंड ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा? तो जी हाँ, ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। आज के सत्र में भी ऐसा ही है कि एक रेंज में फंसेंगे, और ऊपरी स्तरों पर अगर खुले तो एकदम से फिर से मुनाफा वसूली होगी, क्योंकि बाजार के लिए 17,000, 17,080, 17,100 ये लेवल पार करना जरूरी है आर्ली बेसिस पे। 17,080, 17,100 अगर ना पार हुआ शुरुआती 1 या 2 घंटे में, तो समझो ऊपरी स्तरों पे फिर से मुनाफा वसूली आएगी। और जैसे अभी अविनाश जी बोल रहे थे कि 16,700, 16,800 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अहम सपोर्ट जोन है मार्केट के लिए। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स अगर आप चार्ट्स देख रहे हो तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर हमने सपोर्ट लिए हैं। कई बार बाजार इन्हीं लेवल से पलटा है, तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 16,700, 16,800। और ऊपर जैसे मैंने कहा कि आज वीकली एक्सपायरी, तो 17,080, 17,100 के ऊपर निकलने नहीं देंगे ट्रेडर्स इतना आसानी से। बहुत हेवी कॉल राइटिंग है। बैंक निफ्टी पे 38,450, 38,550 का अहम सपोर्ट जोन है, और ऊपर 39,550 और 39,650 का इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो बैंक निफ्टी पे बैठा हुआ है। अब जो कॉल डेटा बोल रहा हूं बहुत ही हैवी है, उसमें क्यों मैं बोल रहा हूँ 17,080, 17,100 के लेवल को ही क्रॉस नहीं होने देना। वो इसलिए क्योंकि 17,000 की कॉल में लगभग 67 लाख शेयर्स हैं, 44 लाख शेयर्स कल जुड़े हैं। 17,100 की कॉल में 84 लाख शेयर्स हैं, 45 लाख कल जुड़े हैं। और ये जो कॉल राइटिंग है बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से शिफ्ट होती गई इस सीरीज में, मार्च सीरीज में। पहले हमने 17,800 पे बनते देखा था, फिर 17,500 पे बनते देखा, 17,400 पे बनते देखा। अब हम इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग देख रहे हैं 17,200 पे, कि कम से कम 1.25 करोड़ शेयर्स खड़े हैं 17,200 की स्ट्राइक पे। माउंट एवरेस्ट है 17,200, नहीं पार होता इतनी आसानी से। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बाजार एक दायरे में चला जाए, नीचे 16,600, ऊपर 17,200, बस ये इस दायरे में चले जाए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप बोलो ओवरशूट हो जाएगा मार्केट, तो वैसे होने नहीं वाला। और 17,000 की पुट्स भी कल के सत्र में खुल गई। एफआईएस खरीद नहीं रहे हैं, एफआईएस बेच रहे हैं। 1,271 करोड़ रुपए का सामान कल के सत्र में बेचा था। और अगर डेरिवेटिव मार्केट में देखोगे तो कुल मिलाकर एफिडो में 11,755 करोड़ रुपए की बिकवाली कल के सत्र में एफआईएस ने की है। तो इट्स ह्यूज। एफआईएस नहीं खरीद रहे हैं। सर अगर मार्केट पे यहां से डिप आया, और अगर वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड 16,700, 16,800 जोन, तो फिर कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए अगर पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके बाइंग करनी शुरू करनी है तो? या फिर अगर उससे भी नीचे जाना हो तो कौन से स्टॉक्स पे रखनी चाहिए? ठीक है, मुझे लग रहा है कि पहले तो आपको लार्ज कैप्स पे फोकस करना है। मुझे लगता है कि देखिए लार्ज कैप्स में बड़े बैंक्स जो है, आईसीआईसीआई है, एक्सिस है, एसबीआई है। उसके बाद अगर हम कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड टूब्रो, कमिंस की बात करें,
उसके बाद ऑटो में महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है। ऑटो कंपोनेंट्स में हम समझते हैं कि भारत फौज है। उसके बाद अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो और एक छोटी कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन है। मुझे लग रहा है कि देखिए पहला चॉइस तो क्लियरली लार्ज कैप पे होगा। इसमें आप सीमेंट भी ऐड कर सकते हो, अगर अंबुजा सीमेंट्स मान लीजिए, एसीसी, उसके बाद अल्ट्राटेक, ये सारी बिजनेसेस में हमको लग रहा है कि तीसरे तिमाही के नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग थे। विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स भी काफी अच्छी है। तो देखिए निवेशकों को एक बात सिंपल फॉलो करना है, ऐसी कंपनी सेलेक्ट करिए जहां पे ऑर्डर बुक अच्छी है, डोमेस्टिक मार्केट में ये ज्यादातर केटर करते हैं, और जहां पे कर्जा कम है। देखिए इस बाजार में जो कंपनी सबसे ज्यादा कैश फ्लो जनरेट करती है, जो कर्जा मुक्त है, वैसी कंपनीज में ज्यादा पोटेंशियल रहेगा। तो इसमें हम एफएमसीजी की कोई कंपनीज भी ऐड कर सकते हैं। एफएमसीजी कंपनीज नॉर्मली डेट फ्री होती है। और सबसे बड़ी बात, जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनियां है जैसे कि कैम्स हो गया, एमसीएक्स हो गया, उसके बाद आईएक्स हो गया, तो यहाँ पे डेफिनेटली नजर रखिए, क्योंकि ये सारे एसेट लाइट बिजनेसेस है। यहाँ पे कर्जा तो बिल्कुल है ही नहीं, और इनके लिए बेसिकली कोई बड़ा कैपिटल भी लगता नहीं है अपना धंधा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप आईटीसी भी ऐड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से देखिए वैल्यू तो बहुत है बाजार में। मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली अगर लार्ज कैप में गिरावट आती है तो आपको 16,700 800 के जोन में जरूर खरीदना चाहिए। देखिए बाजार कभी बॉटम आउट होगा ये कहना मुश्किल है, बट जब भी रिकवर होगा तभी पहले ये लार्ज कैप्स ही चलेंगे, और आपको एक अच्छा मूव 15-16% का मूव मिल सकता है। तो अगर 22 तारीख को होपफुली फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स का कोई न्यूट्रल स्टैंड आता है, पोवेल साहब ने अगर कह दिया कि भाई अगले 6-8 महीने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे, तो ये न्यूज से मार्केट में बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट में वापस एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आपको देखने को मिले। तो ये बात ध्यान में रखिए कि अभी अगले 5-6 दिन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये मीटिंग मार्केट के लिए बहुत मेक और डू और डाई जैसी सिचुएशन के जैसी मीटिंग है। तो ये मीटिंग से क्या निकलता है, क्या कमेंट्री आती है, वो मेरे ख्याल से सारे ग्लोबल मार्केट्स एज वेल एज इंडियन मार्केट्स क्लोजली वॉच करें। है वैसे स्कोप है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का इस बार? देखिए 25 बेसिस पॉइंट रजत इस बार तो पेशेंट ऑलरेडी मरने के लिए पड़ा है। और जो बैंकों का हालत है, आप सोच लीजिए कि 25 बेसिस पॉइंट अगर हाइक आता है तो ये जो यूएस के बैंक हैं इसमें से और कई बैंक बैंकरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 1 ट्रिलियन के लॉसेस पे ये लोग बैठे हैं। और मैंने भी ये भी सुना था कई 1-2 रिपोर्ट्स की काफी बैंक यूएस के बैंक्स में उनके डिपॉजिट्स अनइंश्योर्ड थे। तो क्या होता है कि ऐसे समय में जो डिपॉजिटर होता है, अनलेस गवर्नमेंट आती है, उनके डिपॉजिट्स वापस मिलते नहीं। देखिए बैंक्स में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है वो डिपॉजिटर होता है। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का तो पैसा जीरो हो चुका है, उनको कोई बचाने वाला आएगा नहीं और आता नहीं है। बट डिपॉजिटर अगर गया तो मेरे ख्याल से बहुत दिक्कत की बात होगी। अगले साल यूएस में इलेक्शंस है, तो बाइडेन साहब भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी नेगेटिविटी यूएस मार्केट्स में आए जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट उनके इलेक्ट्रल प्रोस्पेक्ट्स पे आए। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल से अभी नियर टर्म में प्ले आउट होगी, बट देखना पड़ेगा कि एक्चुअली फेड करता क्या है। क्योंकि अगर 25 बेसिस पॉइंट आया तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज होगा, क्योंकि पहले 50 बेसिस पॉइंट की बातें चल रही थी। अभी अगर 25 बेसिस पॉइंट आता है ये सारा बैंकिंग क्राइसिस देखने के बाद, तो मार्केट इसको बहुत नेगेटिवली परसीव करे। अच्छा पर सर ये वो जो जैसे ग्रुप्स पे चैट वगैरह होती है व्हाट्सएप पे, तो उसमें हिंडनबर्ग का नाम बार बार आ जाता है, तो हिंडनबर्ग ने देखा था क्या? ये तो पड़ोस में ही थे ना बैंक्स, तो इसके ऊपर रिपोर्ट नहीं निकाली? 2 साल की रिसर्च नहीं करी उन्होंने? अदानी ग्रुप के ऊपर करी थी सर। देखिए जो चीज सामने होती है ना रजत, मैं आपको एक ही बात बोलूं, जो चीज सामने होती है हमको उसके ऊपर कभी डाउट होता ही नहीं है। हम उसी चीज के ऊपर डाउट करते हैं जो बहुत लंबी रेंज पे होती है। तो क्लियरली हमको भी ऐसे ही लग रहा है कि ये टिपिकल ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिनके साथ हम रोज उठते बैठते हैं उनके ऊपर हम ब्लाइंड विश्वास करते हैं, और जो लोग बहुत दूर बैठे हैं उनके ऊपर हम सवाल उठाते हैं। तो क्लियरली अभी तो यूएस बैंकिंग की जो जो सिचुएशन है, काफी सरप्राइजिंग लगता है कि इतने समय तक फेड ने भी कोई स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया नहीं, क्योंकि 1 ट्रिलियन के लॉसेस पे कोई बैंक अगर बैठती है इंडियन यूएस बैंकिंग सिस्टम, तो बहुत ही क्वेश्चनेबल बात है। पहले से कोई प्रोएक्टिव मैकेनिज्म इन्होंने किया नहीं, इनका एएलएम सिस्टम भी ये काफी वीक था। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव बात है, क्योंकि यूएस बैंकिंग बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर ये बातें रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने की नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा फ्लॉ है।
और इसको डेफिनेटली काफी लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि देखिए बैंकिंग सेक्टर एक मल्टीप्लायर सेक्टर का जैसा होता है। अगर बैंकिंग सेक्टर में तकलीफ हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद दूसरे छोटे छोटे सेक्टर्स, कंपनियां, सबको डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भुगतना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा कैसे फाइनली फेड इस सब चीजों को मैनेज करता है, क्योंकि अभी तो वही एक डेटा पॉइंट है जो मार्केट को शायद थोड़ा सा रिलीफ रैली दे सकता है, अगर ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट आता नहीं है। बट लेट अस वेट एंड वॉच। बट नियर टर्म के लिए तो ये वोलेटिलिटी रजत चलती रहेगी। और आज तो बाजार में क्लियरली 17,000 का लेवल जो टूटा था कल, ये बहुत अहम है। अगर ये नहीं क्रॉस होता है जल्दी तो डेफिनेटली मार्केट्स में डाउट्स और जो कॉल राइटर्स है जैसे आप बता रहे हो, वो प्रेशर और मार्केट को एक्सर्ट करें। हाँ सर, वो ना दिक्कत है। थोड़े दिनों पहले मैं अपनी सहयोगी के साथ दोपहर को एक शो कर रहा था, तो उसमें बात ये निकली थी कि सारी किताबें हमने वही पढ़ रखी हैं जो यूएस में लिखी हुई हैं, और जो भी एपी सेंटर बन रहा है इस समय क्राइसिस का, वो यूएस से ही बनता है। आप 2008 में देखो तब वहां दिक्कत, 2001 में भी वहीं पर ही दिक्कत थी आईटी सेक्टर में, 2008 में जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ तब भी दिक्कत थी। समझने में उसको बहुत टाइम लग गया। इस बार समझ में थोड़ा जल्दी आ गया, लेकिन इस बार जो समझ में आया उसमें तो समझ में आया कि दिक्कत ही नहीं थी, ये तो सिर्फ एसेट लायबिलिटी मिसमैच है। और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के जरिए आप फंडिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म अपने प्रोजेक्ट्स की, तो ये, और ऊपर से आपको ऐसा लगा कि कभी कोई पैसा निकालने आएगा नहीं, और सबने इकट्ठे पैसा निकालने शुरू कर दिया, तो आपकी तकलीफ बढ़ गई। तो इस बार तो सर कोई ऐसा था नहीं ना। वैसे इस बार तो बैड लोन्स वगैरह तो कुछ थे ही नहीं। टेक और स्टार्टअप्स को दे रखे हैं, वो तो बहुत ही क्रेडिबल नेम्स हैं जो आईटी कंपनियों को आपने बांट रखे हैं लोग। तो इस बार तो कोई बैड लोन्स के बिना भी बैंक उड़ गया, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये भी एक नई तरीके की केस स्टडी है जो उसको बहुत ही क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। ये क्राइसिस रजत कोई बैड लोन से नहीं हुआ है। ये क्राइसिस ज्यादातर इंटरेस्ट रेट का जो हाइक आ गया है, यूएस फेडरल जिन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, इनका पूरा जो हम कह सकते हैं कि रीजन अभी जो बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस आ गई वो प्योरली रेट हाइक आने के कारण हो गई, क्योंकि काफी बैंक्स बॉन्ड्स खरीदे हुए बैठे थे। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया, बॉन्ड्स पे इनके एम टू एम लॉसेस हो गए। अभी देखिए, हम सभी जानते हैं कि एम टू एम लॉसेस इमीडिएटली बुक नहीं किए जाते, लेकिन जब डिपॉजिटर इमीडिएटली पैसा मांगता है तभी इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अभी एसवीसी में वही हो गया कि अगर मान लीजिए डिपॉजिटर्स बहुत भरकम में अपने डिपॉजिट्स नहीं मांगते थे तो ये सिचुएशन आगे भी चल सकती थी, लेकिन इनके डिपॉजिटर ने पैसा मांगा और उस कारण से क्या हो गया कि इनको फोर्सिबली अपने बॉन्ड्स लॉसेस में बेचने पड़े। तो ये सिचुएशन जो है वो अभी काफी क्रिटिकल है, क्योंकि अगर फेड और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो बॉन्ड लॉसेस इन सारे बैंकों के और भी बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से अभी एसवीसी, सिग्नेचर बैंक बैंकरप्ट हो चुका है, यूएस में भी काफी चिंताएं हैं लोगों की कि उनका डिपॉजिट का पैसा सेफ होना चाहिए। तो वो एक रन बन जाता है कि लोग अपने पैसा फिर बैंक से तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये साइकिल बहुत डेफिनेटली नेगेटिव है। मेरे ख्याल से ये जल्द ही जल्द, अगर यूएस गवर्नमेंट, फेडरल जो गवर्नर है, अगर जल्दी कोई सोल्यूशन आता नहीं है तो डेफिनेटली बात थोड़ी सी और बिगड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से लेट अस वेट एंड वॉच। बट ये डेफिनेटली खतरे की घंटी है। और जो भी यूएस में हो रहा है, आपने सही कहा कि यूएस ही डिसाइड करेगा कि इंडियन मार्केट्स में रिकवरी कैसे आएगी। पिछले 2 महीने से हम सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स और यूएस को ही देख रहे हैं, और यूएस मार्केट जब तक परफॉर्म नहीं करता, अपसाइड नहीं दिखाता, तब तक इंडियन मार्केट्स में कोई बड़ी तेजी एटलीस्ट नियर टर्म में आएगी ऐसा लगता है। हम आपको बैंक्स, रोज हमको इंडियन बैंक्स बताते हैं अपने व्यूअर्स को कि भैया आईसीआईसी, पीएनबी, ऐसे नाम सुने होंगे, लेकिन हम पिछले कुछ एक हफ्ते से ग्लोबल बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि केंद्र बिंदु ग्लोबल ही बैंक्स बने हुए हैं, और जो कैस्केडिंग इफेक्ट है ना, ये अब बढ़ रहा है यूरोप में। अमेरिका में तो खैर इतनी ताकत है कि वो अपने बैंकिंग सिस्टम को बचा सकते हैं, लेकिन यूरोप जब कांपना शुरू होगा तो उनके वहां पर वैसे भी एक बार बहुत बड़ा झटका लग चुका है। उसको संभालते संभालते बहुत टाइम लग गया था जब जर्मनी में ऐसा हुआ था। तो अब सोसाइटी जनरली, ये फ्रांस का बैंक है, ये आपकी स्क्रीन पे कल के सत्र में लगभग 12% के आसपास का गोता लगा गया। और इसके अलावा एक और बैंक है, दैट इज यूनिक्रेडिट, और ये जो है दैट इज इटली, ये लगभग 9% के आसपास नीचे था। और ऐसे ही कॉमर्स बैंक, ये लगभग कल के सत्र में निचले स्तर से थोड़ा सा, हाँ दिस वन कॉमर्स बैंक एजी, ये कल के सत्र में लगभग 8.5% के आसपास, 9% के आसपास का गोता लगा गया था। तो मुद्दा यही है कि अब ये जो फैल रहा है, ये जो अजीब सी जो स्टोरी डेवलप हो रही है, ये अब यूरोप में भी फैल रही है। तो इसको भी देखना पड़ेगा बहुत क्लोजली कि यूरोप से क्या अनाउंसमेंट निकल के आती है, वहां के सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं। और क्रेडिट सूज को तो बचाने के लिए वहां पर स्विस नेशनल बैंक आ ही गया है। चलिए अब व्यूअर्स के और चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह अपना समय देने के लिए। सिमरनजीत जी का प्रश्न है, आरबीएल बैंक में क्या करना चाहिए सर, 150 की बाइंग है। मेरे ख्याल से देखिए, अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए। देखिए शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक थोड़ा नेगेटिव रुझान दिखा रहा है,
लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं बट आप मीडियम टर्म पोजिशनल व्यू लेके काम कर रहे हैं, तो इसमें डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करिए। देखिए मार्च का क्वार्टर दिसंबर के क्वार्टर के जैसे काफी अच्छा आने की उम्मीद है। और शॉर्ट टर्म में देखिए कितना नीचे जाएगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, बैंकिंग सेक्टर भी ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से इस समय आप पैनिक में अपना पोजीशन लॉस में मत बुक करिए। मैं यही कहूंगा कि कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। ये सारा ग्लोबल का जो क्राइसिस है वो एक बार सुधरता है तो बाउंस बैक भी उतनी तेजी से आएगा, तो होल्ड करने की राय। ओके, एसबीआई के ऊपर क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश एंट्री लेना सही रहेगा? घनश्याम पटेल जी बोल रहे हैं। देखिए अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने व्यू तो है तो थोड़ा सा जरूर इसमें खरीदने का मौका बनता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी सी और गिरावट इसमें आ सकती है, तभी शायद खरीदने के मौके बनेंगे। आज आज बैंकिंग सेक्टर में मुझे लग रहा है कि वापस थोड़ा बिकवाली का प्रेशर दिखेगा। प्लस अगर कोई और नेगेटिव सरप्राइज यूएस से आता है या यूरोप से आता है बैंकिंग को लेके, तो डेफिनेटली इसमें सेंटिमेंटल इफेक्ट यहाँ पे भी प्ले आउट होगा। तो डेफिनेटली आपको अगर खरीदना ही है तो थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से अगले 4-5 दिन और 22 तारीख के बाद शायद आपको मौके मिलेंगे, तभी आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। लेकिन अभी आप 10-20% जितने भी आपका कैपिटल है उसमें थोड़ा सा तो पैसा लगाइए और बाकी क्वांटिटी आप मार्केट का डेवलपमेंट, मार्केट का मूवमेंट देख के ही निवेश करें। अदानी एंटरप्राइजेस अभिमन्यु सिंह जी पूछ रहे हैं 2119 पर 150 शेयर्स खरीदे हैं सर, खरीद भाव थोड़ा ऊपर का हो गया है और ये 2100 और 2200 की रेंज से ही पलटता है सर ये स्टॉक, इनको क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात तो अडानी एंटरप्राइजेस या सारे अडानी ग्रुप के कंपनीज में देखिए ऊपरी लेवल अभी रेजिस्टेंस और कैप हो गई है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा विषय जो मार्केट अभी बोल रहा है कि कम से कम आने वाले 6 से 12 महीने में ये सारी कंपनीज का ग्रोथ का आंकड़ा कैसे रहेगा। अभी नंबर्स तो ये हर दिन रिलीज कर रहे हैं कि इतना क्वांटिटी शेयर्स उन्होंने डीप्लेज कर दिए, इतना कर्जा रिपे किया, लेकिन फिर भी बाजार को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और मेरे ख्याल से देखिए हमने आपके शो पे पहले भी कहा था कि जब भी कोई बड़ा लेवल स्टॉक प्राइस पॉइंट से तोड़ देता है तो उसको रिकवर करने में बहुत लंबा समय लगता है। अगर कभी कभी 6 महीने लग सकते हैं, कभी कभी 1 साल लग सकता है। तो ऐसे शेयर्स में अभी मोमेंटम ट्रेडिंग भी बहुत खतरनाक हो गया है। तो मेरे ख्याल से जितना हो सके उतना इस शेयर को कोई भी अगर अपसाइड या बाउंस आपको मिलता है तो इससे निकल जाए। देखिए बहुत अच्छी कंपनियां अभी आपको मिल रही है, जैसे लार्सन है, अल्ट्राटेक है, कमिंस है, टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है। ऐसी कंपनीज में पैसा डालिए जहां पे विजिबिलिटी और अर्निंग्स अच्छी है, जहां पे ग्रुप का कोई इमेज का इशू नहीं है। क्योंकि अभी सभी को पता है अभी भी काफी हंगामा पार्लियामेंट में अडानी ग्रुप के ग्रुप का के कारण हो गया है। तो आगे मेरे ख्याल से इस ग्रुप को थोड़ा सा टाइम लगेगा पूरी तरह से रिकवर होने की। किशोर शर्मा जी थोड़ा पोर्टफोलियो लिख के दे रहे हैं। पहले तो आईटी स्टॉक्स के ऊपर पूछ रहे हैं, इन्फोसिस और टीसीएस को परचेज करना कैसा रहेगा अभी? देखिए छोटी पोजीशंस आप जरूर बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी मैं यही कहूंगा कि पूरा पैसा डिप्लॉय मत करिए। आईटी में भी जो अभी हम बातें सुन रहे हैं हमारे क्लाइंट से, काफी आईटी कंपनी से, तो वह वैसा ही है कि देखिए जो भी इंडियन आईटी कंपनी यूएस बैंक्स को या यूएस इंश्योरेंस कंपनी को केटर कर रही है, वहां पे दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर वहां के बैंकों में प्रॉब्लम हो गया तो यहाँ पे ऑर्डर विन या करंट ऑर्डर्स पे उनका जो पेमेंट है वो भी रुक सकता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर 10-20% आपको रिस्क लेना है तो आप कर सकते हो, लेकिन पूरा पैसा मत डिप्लॉय करिए। मार्च का क्वार्टर आने के बाद बहुत सारी क्लैरिटी कंपनी के मैनेजमेंट से आएगी कि कितना एक्सपोजर हर कंपनी का कौन से बैंक में है, वो कितना सेफ और सिक्योर्ड है। क्योंकि देखिए मार्केट अभी थोड़ा सा ये भी चिंता में लगा रहा है कि कई कंपनीज एसवीसी का एक्सपोजर था, सिग्नेचर बैंक का एक्सपोजर था, तो अभी एक दो कंपनीज ने जैसे परसिस्टेंट ने ऑलरेडी ये पब्लिकली बोला है। बट अगर हम पूरी आईटी कंपनीज की बात करें तो थोड़ी क्लैरिटी आपको रिजल्ट्स के बाद ही आएगी। तो तब तक मेरे ख्याल से इमीडिएटली सारा पैसा मत लगाइए, यही मेरी राय रही। तभी पिछले कुछ दिनों से आईटी कांप रहा था, ऊपरी स्तरों पर एकदम से मुनाफा वसूली थी। तो कारण यही है कि यूएस में जो एक्सपोजर है उसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए तो और अच्छा, कि वहां के बैंक्स पे उनके क्लाइंट्स का या फिर उनका कितना कितना एक्सपोजर है। बात सही है, एकदम से हाई लेवल पे दोनों स्लिप करें। अच्छा, फिर रिलायंस क्यों कांप रहा है सर? रिलायंस के ऊपर भी प्रश्न है किशोर शर्मा जी का। नहीं देखिए रिलायंस में एक बात समझ लीजिए कि रिलायंस ज्यादातर डोमेस्टिक फोकस्ड वाली कंपनी है। टेलीकॉम बिजनेस हो, रिटेल बिजनेस हो, डेफिनेटली देखिए रिलायंस में बड़ा सेलिंग अगर आ रहा है तो सरप्राइजिंग है, क्योंकि इसको शेयर प्राइस को हिलाना कोई मामूली बात नहीं है। बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए अगर लॉन्गर टर्म आपको पैसा बनाना है तो एक बात समझ लीजिए कि रिलायंस तभी चलता है जब मार्केट ठंडा होता है। अभी मेरे ख्याल से फॉर द फर्स्ट टाइम रिलायंस मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही चल रहा है।
बिजनेस बहुत अच्छा है और मुझे नहीं लग रहा है कि मार्च क्वार्टर या आने वाला साल इनके लिए कोई दिक्कत भरा होगा। बट हाँ, अगर आपको निचले लेवल पे स्टॉक मिलता है तो ऐसी कंपनीज में आपको निवेश एक्चुअली करना चाहिए। ऐसी कंपनीज में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, कंपनी का बड़ा घाटा हो जाएगा। देखिए, रिलायंस ने जिस प्रकार का बिजनेस खड़ा किया है, हमको लग रहा है कि एक मल्टी ईयर रैली आपको मिलेगी, होपफुली, जब मार्केट का सेंटिमेंट सुधरेगा। आईईएक्स पे भी प्रश्न था, ये तेजी में क्यों आ रहा है स्टॉक? और ये तो एक हर्डल है 155 का, उसके ऊपर निकलता नहीं, लेकिन खड़ा हो गया 152 के लेवल के आसपास आके। अभी आईईएक्स पे क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आईएक्स एक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है। हमने आपको अभी भी सुबह बताया कि प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इनको कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार डालना नहीं पड़ता। प्लस इनका मार्केट शेयर करीबन 90-95% है पावर ट्रेडिंग में। और सबसे बड़ी बात, पावर का जो कंजम्पशन है, अभी गर्मियों का सीजन बड़ा है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार गर्मी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा और उसका फायदा प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी जैसे आईएक्स को मिलेगा। यहाँ पे दो तीन बातें जो अभी इंपॉर्टेंट है वो है कि उनका गैस का एक्सचेंज भी अच्छी तरह से चल रहा है। प्लस कार्बन क्रेडिट को लेके वो अभी काफी पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं कि अगले मीडियम टर्म में तो कार्बन क्रेडिट का भी इंडिया का पहला एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत टाइम कंसोलिडेट होके अभी स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन जिनके पास है वो होल्ड करिए। देखिए, जब स्टॉक 135-140 रुपया था तभी कोई देख नहीं रहा था, और अभी 154 हो गया तो सारे लोग देखने लग गए। तो यही प्रॉब्लम रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है कि वो पीक पे ही चढ़ते हैं। तो फ्रेश बाइंग मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे। अभी भी मुझे लग रहा है कि इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है अगर आपका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म। सर, एक स्टॉक है संवर्धना मदरसन, और आज में होने जा रही है ब्लॉक डील। 76.80 की क्लोजिंग थी पिछली। ब्लॉक डील में प्रमोटर सुमिटोमो वायरिंग जो है वो अपना 3.4% हिस्सा बेचेंगे। ब्लॉक डील की वैल्यू करीब 1607 करोड़ पे आके जा रही है, लेकिन जो फ्लोर प्राइस है दैट इज 69.9, अभी चल रहा है 77। तो इस पे अभी निवेशक क्या करें? देखिए, अभी तो ऐसे बाजार में जब कोई ओएफएस करता है या स्टेक सेल करता है तो रजत, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि स्टॉक नेगेटिव ही खुलेगा। और ऐसे जो डील्स होते हैं वो नॉर्मली 5-6% के डिस्काउंट पे होते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आपके पास शेयर्स है तो पैनिक पे बेचिए मत, क्योंकि कंपनी अच्छी है। लेकिन टाइमिंग जो इन्होंने अनाउंस किया है ओएफएस का वो काफी खराब है। ऐसे दिन पे अगर वो ओएफएस करते हैं, ऑलरेडी जब बाजार की हालत खराब है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, उनको पैसों की बहुत जरूरत होगी, लेकिन डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत रहेगी। तो थोड़ा इंतजार करिए। मेरे ख्याल से खरीदने का मौका अगर कोई देख रहा है तो ओएफएस खत्म होने के बाद आपको शायद स्टॉक थोड़ा और निचले लेवल पे मिल सकता है। तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये कारण के कारण आज या कल में आपको काफी बिकवाली देखने को मिलेगी। 5-6% का जो डिस्काउंट है और ऊपर से बाजार अगर नेगेटिव खुलता है, तो इसमें आपको इनिशियली तो देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो ये ब्लॉक खरीदेंगे। अगर कोई बड़े नाम आते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा मार्केट को एक कंफर्ट फैक्टर मिलेगा। पर गोदावरी पावर एक स्टॉक है जिसमें 18 मार्च को बोर्ड बैठक में बायबैक पर विचार होने जा रहा है सर। ये गोदावरी पावर इस्पात, ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज कैसी है? देखिए, पहले तो ये कमोडिटी प्लेयर है। ये आयन और पेलेट्स बनाते हैं। इनका खुद का पावर प्लांट भी है। मुझे लग रहा है कि देखिए, नंबर्स तो इन्होंने बहुत अच्छे दिखाए, लेकिन अभी जिस प्रकार से मेटल मार्केट में प्राइस ट्रेंड्स चल रहे हैं, मेरे ख्याल से देखिए एटलीस्ट आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए कोई बड़ा दमदार नंबर आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। अभी काफी कैश रिच कंपनी है तो बायबैक ये कर रहे हैं। अभी कितना बायबैक बड़ा होगा, वेदर ये टेंडर बेस्ड होगा या ओपन मार्केट होगा, किस भाव पे ये करते हैं, ये सारी बातें मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है। तो जिनके पास है वो थोड़ा सा इंतजार करे। और नया निवेश भी मुझे लग रहा है कि ये बायबैक का प्रॉपर अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद एक हम सोच सकते हैं कि इसमें खरीदना है कि नहीं। नंबर्स मेरे ख्याल से ठीक ठाक आएंगे, लेकिन अगर बायबैक बहुत छोटा है या प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव नहीं है तो फिर मुझे नहीं लग रहा है इस बायबैक से कोई बड़ा इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पे आएगा। आईटीसी इन्फोटेक इंडिया ने ना जर्मनी में एक अपनी सब्सिडी बना ली है। आईटीसी इन्फोटेक आईटीसी की सब्सिडी है, और उसने अपनी आईटीसी इन्फोटेक जीएमबीएच के नाम से एक सब्सिडी बनाई है जर्मनी में। एक डेवलपमेंट है जिसके ऊपर आपको अपडेट दिया, लेकिन आईटीसी ये गिरते बाजार में बाजार को क्या सपोर्ट कर जाएगा? कल तो एफएमसीजी का भी दिन नहीं था सर, रिलेटिवली कम टूटता है एफएमसीजी पैक में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या इसको खरीदा जाए? देखिए, मुझे लग रहा है कि आईटीसी एक डिफेंसिव स्टॉक है। और देखिए, आपको एक बात समझना चाहिए कि देखिए, खराब बाजार अगर होता है तो कितना भी मजबूत काउंटर हो, उसमें थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर आ सकता है। लेकिन आपने सही कहा कि आईटीसी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग काउंटर है।
तो अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो थोड़ा जरूर एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो बहुत मजबूत आने वाले हैं। सारे बिजनेसेस इनके बहुत मजबूत चल रहे हैं, जैसे कि होटल्स है, पेपर है, एफएमसीजी है। तो ये हमको एक अच्छी बात लगती है कि बिजनेस अगर अच्छा ठीक ठाक चल रहा है तो मार्केट के सेंटिमेंट से इनको कोई लेना देना है नहीं। तो थोड़ा सा जरूर इस प्राइस पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर आपका 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, क्योंकि ये शेयर एक बात ध्यान में रखिए कि ये गिरता भी कम है, लेकिन ऊपर के लेवल में भी बहुत स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ता है। ये कोई बड़ा फास्ट मूवर नहीं है। ओके, पीएनबी के ऊपर प्रश्न है, 1000 शेयर्स हैं 49.85 के भाव पे एक व्यूअर के पास, वो बोल रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, और अभी जो दाम चल रहा है दैट इज 47.7, ₹2 के आसपास का नुकसान हो रहा है। देखिए, आपने अगर पीएनबी लिया है और आपने अगर बड़ा पोजिशनल व्यू लेके काम किया है तो आपको ये 1-2 रुपए की प्राइस मूवमेंट से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आप ट्रेडर है तो मेरे ख्याल से आपको भी पता है कि आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर आपका नजरिया 6 से 12 महीने है तो कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा पोजिशनिंग हमको लग रहा है इंडियन बैंक्स ने किया है, और पीएनबी को भी फायदा होगा। बट नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में आप निकल जाए। सर, गेल के ऊपर प्रश्न आया है, धीरज जी का, बोल रहे हैं कि गेल पर आपका क्या व्यू है। नमस्कार धीरज जी, बोल रहे हैं कि गेल पर आपका क्या व्यू है। देखिए, गेल भी ऐसी कंपनी है जहां पे हमको लग रहा है कि अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीने है, क्योंकि देखिए गैस ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी हाल ही में किरित पारिक की कमेटी के जो रिकमेंडेशंस आ गए हैं, इससे उनका मानना है कि गैस जो अवेलेबिलिटी है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा। गेल के पास सबसे बड़ी बात क्या है कि गैस ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑलरेडी तैयार बैठा है, प्लस पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है। अभी इन्होंने करीबन 4 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। तो लंबी अवधि के लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन देखिए अगेन, अगर आपका व्यू बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू लेके काम करना है तो इसमें कोई बड़ी बढ़त आएगी नहीं। आपको अगर साल 1.5 साल का व्यू लेके काम करना है तो गेल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सर, ये वैसे एक इसी सेक्टर में ना, ये जो स्टॉक है दिस इज पेट्रोनेट एलएनजी, ये बिल्कुल ग्रेविटी को डिफाई कर रहा है। ये लगातार चढ़ रहा है गिरते बाजार में, 236 237 पे पहुंच गया है। इसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है कि जो बाजार को में इतना अट्रैक्टिव किया देखिए हुआ देखिए, पहले से ये स्टॉक काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है। इनकी अगर बैलेंस शीट देखे, रेवेन्यू प्रॉफिट देखे, तो बहुत बड़ा प्लेयर है एलएनजी में। और एलएनजी हमारे कंट्री में अभी भी इंपोर्ट होता है। पेट्रोनेट एलएनजी के पास सबसे बड़ा सेटअप है कि वो एलएनजी इंपोर्ट करते हैं, और एलएनजी काफी सेक्टर्स में यूज होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये बिजनेस भी बहुत समय के बाद अभी एलएनजी का जो मेन रॉ मटेरियल है वो भी काफी कम हो चुका है। तो मार्केट शायद इसलिए खुश है कि आने वाले ये 2-3 क्वार्टर्स आएंगे, वहां पे मार्जिन प्रेशर अभी कम होगा। प्लस ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जहां पे कंजम्पशन बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा मौका बन सकता है। बट अगेन देखिए, ये कंपनी में प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो ये स्टॉक बहुत धीरे चलता है। इस बाजार में थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक होने के कारण इसमें कोई भारी बिकवाली नहीं आई है। लेकिन लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक अच्छा है। शॉर्ट टर्म का ट्रेड इसमें जरूर नहीं बनता है। तो अगर इफ यू हैव अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू, इसमें अभी भी खरीदने के मौके बन सकते हैं। ओके, एक व्यूअर हैं हिरन जी, वो पूछ रहे हैं नवनीत एजुकेशन 93 पर खरीदना चाहिए क्या। देखिए, एजुकेशन पॉलिसी अभी आने वाली है, और अगर वो आती है तो डेफिनेटली नवनीत एजुकेशन, एस चांद जैसे स्टॉक्स को काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। नवनीत एजुकेशन एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है, बहुत ही तो यहाँ टाइट है, पे बहुत ही डेफिनेटली टाइट। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि देखिए ये पॉलिसी जब आएगी तभी आपको ऐसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तब तक मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स में कोई बड़ा अपसाइड आएगा ऐसा लगता है। मिड कैप्स की तो सर ऐसी हालत है ना, मतलब कि 200 दिन की औसत के नीचे इतनी सारी कंपनियां चल रही हैं, ब्रॉडर मार्केट्स पे दिखता है दुख दर्द। हम चाहे ऑल टाइम लेवल से 1500 पॉइंट्स नीचे हो, 1600 पॉइंट्स नीचे हो, वो बात अलग है, लेकिन जो बाकी जो ब्रॉडर स्पेस है उसमें तो ऐसी हालत टाइट हुई है, और खासतौर से मिड कैप स्पेस की। अच्छा, फिर ये एक स्टॉक, हाँ ये वाला स्टील अथॉरिटी, दीपक कुमार जी बोल रहे हैं क्या इस, बस स्टील अथॉरिटी लिख के दिया है, बाकी क्वेश्चन मैं फ्रेम कर लेता हूँ। स्टील अथॉरिटी क्या पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। नहीं, अभी देखिए पोर्टफोलियो में अगर आप स्टील के कंपनीज रखते हो तो एक बात तो आपको समझना है कि अगले 3-6 महीने के लिए कोई ज्यादा बड़ा री रेटिंग आने की संभावना नहीं है। देखिए, अभी भी चाइना मेटल मार्केट में बड़ी मात्रा में उतरा नहीं है, और हालांकि डोमेस्टिक कंजम्पशन तो अभी काफी बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने को बहुत बड़ा आउटले अनाउंस किया है। बट नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि जैसे दिसंबर क्वार्टर सारे स्टील कंपनीज के लिए काफी खराब था, मार्च क्वार्टर भी काफी खराब रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनके पास
पोजीशंस है तो होल्ड करिए, थोड़ा सा लंबा सोचिए, क्योंकि ये स्टॉक इतना आसानी से ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन अगर नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है 2-3 महीने का, तो इसमें कोई बड़ी पोजीशंस अभी मत बनाइए। मेरे ख्याल से मार्च क्वार्टर तक वेट करिए, उसके बाद अगर आपको चाहिए तो मौके मिलेंगे निचले लेवल। कल ना ये पेंट कंपनियां एक्टिव हुई थी जिसमें एशियन पेंट्स रूल कर रहा था, ये बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स है सर, इसकी वैल्यूएशंस अब कैसी लग रही हैं आपको, या फिर बाकी के भी तो बहुत पिटे हुए हैं, इंडिको पेंट, बर्जर, कोई स्टॉक आपको पसंद है? देखिए, मुझे लग रहा है पेंट सेक्टर में लिमिटेड कंपटीशन है अभी ऑलरेडी, ऑल्दो ग्रासिम और जेएसडब्ल्यू ग्रुप अभी पेंट सेक्टर में आ चुका है। अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए बहुत स्ट्रांग है। देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की बात करें तो एशियन पेंट सबसे अच्छा विकल्प लगता है। और अगर आप ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो गुडलर्स नेरोलैक है, ये कंपनी जो कंसाई नेरोलैक से जानी जाती है, वो भी एक अच्छा विकल्प है। थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम अगर कोई लेता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्सो नोबल भी एक अच्छी कंपनी है, जहाँ पे मुझे लग रहा है अच्छी वैल्यू बन सकती है। देखिए, पेंट सेक्टर में ग्रोथ जरूर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का ग्रोथ हम देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पेंट सेक्टर को भी आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैल्यू लॉन्ग टर्म में बनेगी। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी सी चिंता में है, क्योंकि क्रूड का भाव अगर ऊपर नीचे होता है तो इनके लिए दिक्कत होती है। अभी अच्छी बात है कि कल क्रूड भी 2-3% गिरा है, तो अगर यही ट्रेंड रहा तो डेफिनेटली इन कंपनीज को मार्जिन बचाने में काफी मदद मिलेगी। इंडियन होटल्स 2 से 3 साल का व्यू, कुंतल जी पूछते हैं कैसा स्टॉक है ये 2 से 3 साल के लिए? देखिए, बढ़िया। इनफैक्ट होटल सेक्टर के लिए मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि एक तो क्या है कि सप्लाई ऑफ नए रूम्स अभी बहुत स्लो स्पीड से आ रहे हैं। प्लस कोविड के बाद अभी प्री कोविड लेवल्स के टाइम का जो डिमांड था, उससे भी अच्छे इनको रूम रेंटल्स मिल रहे हैं। और इंडियन होटल्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो ज्योग्राफिकली उनके पास अच्छी प्रॉपर्टीज है। और अभी तो लोग साल में 2 बार छुट्टियां मनाते हैं, तो इसका भी फायदा होटल कंपनीज इंक्लूडिंग इंडियन होटल्स को मिलेगा। तो यहाँ पे 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके अगर कोई गिरावट में आपको स्टॉक मिलता है, ऐसे बाजार में अगर आपको थोड़ा सा गिरावट में स्टॉक एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता है, तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि होटल सेक्टर में तेजी कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। अपोलो टायर्स, पंकज जी पूछ रहे हैं क्या ये स्टॉक खरीदा जाए? अपोलो टायर आज सीएट के ऊपर एक वैसे खबर है, मैं अपोलो टायर्स के ऊपर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन सीएट के ऊपर जो खबर है वो है कि सीएट स्पेशलिटी ने सीएनएच इंडस्ट्रियल के साथ करार किया, और सीएनएच इंडस्ट्रियल की जो ब्राजील और अर्जेंटीना में जो ये मशीन्स हैं, उसके लिए ये टायर सप्लाई करेंगी। तो ये सीएट और अपोलो टायर्स दोनों कैसे लग रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि टायर सेक्टर नियर टर्म में काफी अच्छा वेल पोजिशन्ड है, क्योंकि जहाँ पे ऑटो में ग्रोथ आ रहा है। देखिए, बहुत समय के बाद ऑटो सेक्टर में हमने ओईएम सेल्स में कमर्शियल व्हीकल की बात करें, पैसेंजर कार की बात करें, यूटिलिटी व्हीकल्स की बात करें, तो बहुत तेजी से सेक्टर ग्रो कर रहा है। और जब ऑटो सेक्टर चलता है रजत, तब टायर कंपनीज के शेयर्स और उनके भी परफॉर्मेंसेज इंप्रूव होते हैं। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि क्रूड अगर सॉफ्ट होता है, कार्बन ब्लैक की कीमतें कम होती है, तो इनके लिए मार्जिन प्रेशर वैसा नहीं रहेगा जो पिछले 5-6 महीने में था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपोलो टायर्स की जो डोमेस्टिक प्रोस्पेक्ट्स है वो तो अच्छे हैं। इनके लिए दिक्कत वही रहेगी कि यूरोप में उनका एक प्लांट है हंगरी में, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहां पे डिमांड काफी बैडली इंपैक्टेड हो चुका है। बट लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट आपको टायर कंपनीज में मिलती है तो आपको उसको खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि अगले साल 1.5 साल के लिए तो लग तो रहा है कि इंडस्ट्री अभी अच्छी तरह से वेल पोजिशन्ड है ग्रोथ के लिए। ओके, राइट। और कल एक स्टॉक था केपीआईटी टेक, इन्होंने होंडा के साथ करार कर लिया सर, और कल के सत्र में 9% के आसपास उछाल मारा था इस स्टॉक ने 847 के भाव पे। अभी भी ये रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे आईटी सेक्टर को, तो क्या वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हैं इन स्तरों पर? देखिए, 9% स्टॉक जब चलता है रजत, तभी आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले जब टेक महिंद्रा में नया सीईओ आया था, तभी स्टॉक एक दिन में 9-10% बढ़ गया। उसके बाद वाले दिन स्टॉक में मुनाफा वसूली आ गई। तो जब भी स्टॉक 8-9% एक न्यूज के कारण होता है, तो आपको इमिडिएटली उसमें चढ़ना नहीं चाहिए। हालांकि देखिए, प्रोस्पेक्ट्स लॉन्गर टर्म में केपीआईटी के बहुत अच्छे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ऑटोमोटिव बिजनेस में, यूएस और ग्लोबली ये वो काफी वेल पोजिशन्ड है। तो अगर स्टॉक में अच्छी थोड़ी सी गिरावट आती है तो खरीदने के मौके बनेंगे। और ये टाई अप तो अभी अनाउंस हो गया है। देखिए, इससे कितना रेवेन्यू आता है, कितना प्रॉफिट आता है, इसका कुछ अंदाजा अभी मार्केट को नहीं है। तो मेरे ख्याल से न्यूज पे स्टॉक चला, अभी मेरे ख्याल से अगर मुनाफा वसूली आती है, लोअर लेवल्स पे स्टॉक मिलता है, तो खरीदने के मौके बनेंगे, क्योंकि स्टॉक इतना भी सस्ता नहीं है।
रीजनेबली वैल्यूड है, तो आई मीन लोअर लेवल पे अगर मिलता है तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट करंट प्राइस पे नहीं। ये आप टेक्नोक्राफ्ट को ट्रैक करते हो? रोहित शर्मा जी बोल रहे हैं। देखिए टेक्नोक्राफ्ट में भी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। बट वही है कि जिस प्रकार से अभी मिड कैप स्टॉक्स में भारी भरकम बिकवाली हो रही है, टेक्नोक्राफ्ट में भी हम समझते हैं ये एक मिड कैप काउंटर है, लिक्विडिटी थोड़ी सी टाइट है, लिमिटेड है। तो आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है तो ही इसमें निवेशित रहिए, और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। पूरा लमसम पैसा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मिड कैप में जो प्रेशर है वो काफी सिग्निफिकेंटली दिख रहा है, और वही इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हैं जिनका नजरिया थोड़ा सा लंबा है। विद साहब बोल रहे हैं पीसीबीएल, ये पीसीबीएल कौन सा, फिलिप्स कार्बन? हाँ बिल्कुल, ये नया नाम है फिलिप्स कार्बन का। तो वो बोल रहे हैं कि ये स्टॉक कैसा लगता है आपको? ये तो टूटता ही जा रहा है सर, ये तो 114 पे आ गए, पहले 137 140 के आसपास ट्रेड करता था। देखिए सबसे बड़ी बात इनका जो दिक्कत है वो ये है कि अभी भी जो इनका जो रॉ मटेरियल है उसकी कीमतें काफी चढ़ी हुई है। अभी यहाँ पे रॉ मटेरियल का थोड़ा बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली इनको आगे चल के थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मार्केट ये भी अनुमान लेके चल रहा है कि इनका बिजनेस अभी भी कमोडिटाइज है। देखिए कमोडिटाइज बिजनेस में मार्केट ऐसी कंपनीज को हाई पी मल्टीपल देगा नहीं। आपने भी देखा होगा कि फिलिप्स कार्बन को पी मल्टीपल कभी 15 या 20 का मिलता नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि ये शेयर में थोड़ा सा इंतजार करिए। हो सकता है कि मार्च क्वार्टर के बाद आपको थोड़ा सा और निचले लेवल पे मिले, क्योंकि इनका एक ही सबसे अच्छी बात है कि इनका कार्बन ब्लैक कैपेसिटी के साथ खुद का पावर प्लांट है, जिससे ये काफी पैसा भी बनाते हैं, प्लस अपने प्लांट्स को भी कैप्टिव पावर से चलाते हैं। तो धंधा अच्छा है, बिजनेस भी ग्रो करेगा, बट करंटली इमीडिएटली कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। अगर नजरिया 1.5 2 साल का है तो आप थोड़ा निवेश थोड़े से लोअर लेवल्स पे जरूर कर सकते सर कल ना 964 की क्लोजिंग हुई थी पतंजलि पे, लेकिन आज एक खबर पतंजलि पे रूल करेगी, और वो ये है कि स्टॉक एक्सचेंजेस ने, बीएससी और एनएससी ने फ्रीज कर दिया शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के, प्रोमोटर ग्रुप की, क्योंकि वो पब्लिक शेयर होल्डिंग जो 25% पे नहीं ला पाए हैं स्टेपुलेटेड डेडलाइन पर। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है पतंजलि के स्टॉक प्राइस पे? देखिए अभी मैं न्यूज पढ़ रहा था, इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि इससे इनके बिजनेस पे कोई प्रभाव आने वाला नहीं है, मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है। मेरे ख्याल से देखिए 25% का जो रूल है वो एक्सचेंजेस प्रमोटर्स को फॉलो करने को कहते हैं, इनका थोड़ा डिले जरूर हो गया है। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है रजत की इससे इनका धंधा घुस जाएगा या प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में आएगी। मेरे ख्याल से हो सकता है आज और कल में थोड़ा सा स्टॉक वीक हो, लेकिन जैसे ही ये 25% का थ्रेशोल्ड कंपनी मैनेजमेंट अनाउंस करती है, तो मेरे ख्याल से इट विल बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। और मुझे लग रहा है कि देखिए कहीं ना कहीं क्लियरली ये जो डिले हो चुका है, ये इसलिए भी हो चुका है क्योंकि मार्केट कंडीशंस बहुत वोलेटाइल है, वीक है, तो उन्होंने थोड़ा सा शायद टाइम इसलिए भी लिया है। तो आने वाले नियर टर्म में अगर ये डिसीजन रिवर्स होता है मैनेजमेंट के साइड से, तो फिर वापस स्टॉक में एक थोड़ा सा अपटिक आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी कोई बड़ी नेगेटिव या खतरे वाली कोई न्यूज फ्लो नहीं है। ये नॉर्मल न्यूज न्यूज फ्लो है जो एक्सचेंज से आता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा दबाव में रहे, लेकिन इतना भी स्टॉक कोई सेलिंग प्रेशर में आएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। सर बस थोड़ा सा टाइम आपका और चाहूंगा, बिकॉज मेरी सहयोगी इसमें से ज्वाइन होने वाली हैं, और उसके बाद मैं इस शो को आगे कैरी करना शुरू कर दूंगा। लेकिन सवाल बहुत हैं, तो अदानी पोर्ट्स पे पूछ रहे हैं पिंकू कुमार जी, क्या लॉन्ग टर्म के लिए अभी खरीद सकते हैं अदानी पोर्ट्स? देखिए अगर आपका नजरिया 1.5 2 साल का है तो पोर्ट्स में हम आपको एक ही बात बताएंगे कि इनका एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। देखिए पोर्ट्स का बिजनेस खड़ा करना कोई मामूली बात नहीं है, इनके पास कम से कम 30 35 पोर्ट्स है। और पोर्ट एक ऐसी जगह होती है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए बहुत क्रिटिकल होती है। तो मेरा तो मानना है कि देखिए अडानी पोर्ट्स में अगर आपका 1.5 2 साल का टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा पैसा जरूर लगाइए। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँ कि देखिए अडानी ग्रुप के कंपनीज में अगले 6 8 महीने के लिए बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। तो वो वॉलेटिलिटी अगर आप बेयर कर सकते हो तो ही आप थोड़ा निवेश करिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस सारे ग्रुप कंपनीज की अगर हम देखें तो ऊपर नीचे होती रहेगी। तो अडानी पोर्ट्स भी उनकी ग्रुप कंपनी है, कैश फ्लोज बहुत अच्छी है। अभी हाल ही में हमने सुना कि एक अमेरिकन इन्वेस्टर ने भी बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे डाला है। तो सब तरीके की न्यूज आने वाली है। तो अगर आपका थोड़ा माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, तो ही आप इधर निवेश करें। सर ये एमएनएम क्यों टूट रहा है? ये कल एक खबर थी कि एमएनएम बांग्लादेश का ऑपरेशन वाइंड अप करने की इन्होंने अप्रूवल मिल गया शेयर धारकों का, लेकिन ये स्टॉक बहुत बुरी तरह टूट रहा है हायर लेवल पे। नहीं देखिए मेरे ख्याल से फॉल तो काफी सरप्राइजिंग है, लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि ये जो बुकिंग होती है ये गाड़ियों की,
ये कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि देखिए 2 साल का वेटिंग अभी काफी गाड़ियों के ऊपर उनका है। तो ऐसे भी रिपोर्ट सुनने में आ रहे हैं कि अगर ये ऑर्डर्स कैंसिल होते हैं, या कस्टमर्स कोई दूसरी गाड़ी देखते हैं या खरीदते ही नहीं है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर ज्यादा होगा। मुझे नहीं लगता है बांग्लादेश में इनका कोई बड़ा बिजनेस है। और देखिए सबसे बड़ी बात तो महिंद्रा एंड महिंद्रा होल्डिंग कंपनी है, सारे बिजनेसेस की जो शेयर होल्डिंग है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंट्रोल करता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करिए, डेफिनेटली कोई ना कोई न्यूज नेगेटिव लग रही है, क्योंकि इतना ज्यादा भरकम बिकवाली का प्रेशर अगर आया है तो उसमें कोई ना कोई तो डेफिनेटली रीजन होगा। मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश निवेश के लिए मेरे ख्याल से अभी इमीडिएटली ना कूदे। कल के सत्र में कुछ फार्मा स्टॉक्स पलटने की कोशिश कर रहे थे, कुछ रखना चाहिए सर रेडार पर क्या? कल ग्लेनमार्क, ग्लैंड फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी में खरीदारी थी। देखिए फार्मा में हमको लग रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स है, जैसे कि सन फार्मा है, टोरेंट फार्मा है, जाइडस है, यहाँ पे थोड़ा सा नजर रखिए। सबसे अच्छी बात रजत, अभी क्या हो गया कि वैल्यूएशंस बहुत कम सस्ते हो गए हैं, कोई भी इन सेक्टर के स्टॉक्स को देख नहीं रहा है। और ये सेक्टर तब परफॉर्म करता है जब ऐसा माहौल बनता है। तो मेरे ख्याल से देखिए बाजार का जो हाल है, जिस प्रकार से वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ी है, आपको थोड़ा सा तो एक्सपोजर फार्मा में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। फार्मा सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी अच्छी है। बट हाँ, ये स्लो मूविंग सेक्टर है, डिफेंसिव सेक्टर है, तो वो बात में ध्यान में रखें कि इसमें कोई इमीडिएट अपसाइड ना आ सकती है, बट अगले 6-12 महीने में अच्छा पैसा बनेगा। तो सिलेक्टिवली 2-3 जो कंपनीज मैंने बताई है, वहां पे निचले लेवल पे अगर ये स्टॉक्स मिलते हैं खराब बाजार के कारण, तो उनको जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए, साथ ही साथ व्यूअर्स की मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अविनाश जी। और अगर ऐसे ही आप रोज इस शो में कनेक्ट होंगे तो अलग अलग जानकारों से आप अपने स्टॉक प्राइस पर रिकमेंडेशन ले सकते हो। और एक काम जरूर कर लीजिए, तक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके बाद आपके पास मौका होगा लेटेस्ट कंटेंट पाने का और साथ साथ मार्केट के एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होने का भी। लेकिन अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, और मार्केट में ओपनिंग होने में बस कुछ ही समय बाकी है। लेकिन जो प्री इंडिकेटिव एक्शन बता रहा है वो है कि निफ्टी 22 पॉइंट्स ऊपर खुलेगा, 16,994। मैं फिर कह रहा हूं कि 17,080, 17,100 ये लेवल्स बाजार के लिए आज इंपॉर्टेंट हैं। इसके लेवल के ऊपर निकले तो जाके कुछ कन्विक्शन बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो आर्ली बेसिस पे 2 आर्क के हाइस के ऊपर निकल जाएंगे, तो कुछ कन्विक्शन वहां पर निकलेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है 17,100 के लेवल को टापना। आज शुरुआती सत्र में हम मेजर सपोर्ट जोन्स टेस्ट कर रहे हैं, और कोई भी उछाल आया तो बिकेंगे। और आज तो वैसे ही वीकली एक्सपायरी है, तो दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। दोनों साइड के ऑप्शन राइटर्स बहुत हैवी रहेंगे। अभी तो यही समझ में आ रहा है कि 17,000 के लेवल पे बुल्स और बियर्स की है तगड़ी टक्कर, जिसमें बाजी मार रहे हैं बार बार बियर्स। तो आज बुल्स के लिए उतना स्ट्रॉन्ग डे है नहीं जितना एक पुल बैक अमेरिकन मार्केट्स में बन रहा था। तो इंडियन मार्केट्स पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हाँ 17,000 टूटा, और अगर शुरुआती 1 घंटे में 17,000 के लेवल के नीचे टिक गए तो समझो गए। आज के सत्र में फिर लेवल्स दिखेंगे नीचे के ही। अभी जो बाजार पे जो निफ्टी ओपन हो रहा है दैट इज 16,994। इसके अलावा निफ्टी बैंक 39,061। कोई बहुत हलचल है ही नहीं, 10 पॉइंट्स के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो सबसे तेज चलेगा ऐसा लग रहा है बाजार पे, वो चलेगा बीपीसीएल। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जोर है और हो सकता है कि बीपीसीएल तेज हो। इसके अलावा अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वहां पर एक्टिविटी रहेगी, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 1.25% चढ़ेगा, और अदानी पोर्ट्स लगभग 1.25% के आसपास की चाल इस स्टॉक पे देखने को मिलेगी। और एशियन पेंट्स में फॉलो अप होगा। ये लगातार 2 ऐसे सेशंस हो गए एशियन पेंट्स के लिए जहां पर खरीदारी है, और अभी ये 0.25% के आसपास आज तेज खुलेगा 28.50 के स्तर पर। कुछ और स्टॉक्स जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उसमें पिटाई के बाद एचयूएल उछलेगा। कल के सत्र में अच्छी खासी पिटाई हुई थी। टाइटन फॉलो बैंक का एक छोटा सा कैंडिडेट है। हाँ, एक स्टॉक पे आज नजर रखनी होगी। अगर पावर स्टॉक चढ़े तो देखते हैं पावर ग्रिड क्या करता है आज। ये कोशिश कर रहा है इस पूरे हफ्ते एक नए लेवल्स को छूने की, लेकिन बार बार ऊपर जाता है और इसमें 230 के आसपास से बार बार मुनाफा वसूली हो जाती है। आज फिर से अटेम्प्ट कर रहा है 229.45 के लेवल पे इस समय खुलता हुआ। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी बन रही है आज। और उसमें आज ऑटोज को भी जोड़ लीजिए, जिसमें आयशर मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो तेज हैं। सीमेंट में अल्ट्राटेक है, यहाँ पर आज अच्छी तेजी बन रही है। तो ये तमाम निफ्टी के लीडर्स होंगे। और जो गिरावट आएगी उसमें मेटल्स, आज मेटल्स का दिन नहीं होने वाला है ऐसा लग रहा है। तो उसमें हिंडाल्को टूटेगा। कल के सत्र में बहुत तेज थे स्टॉक्स, तो आज टाटा स्टील और हिंडाल्को पे दबाव आएगा और अच्छा खासा आएगा। 1-1%, 1.5% के आसपास शुरुआती सत्र में जाएंगे, और देखते हैं उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रीच करते हैं कि नहीं। तो टाटा स्टील भी कमजोर खुलेगा आज 107 के लेवल पे। और ओएनजीसी भी आज कुछ ज्यादा हलचल नहीं शो कर पाएगा, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट पे क्रूड ही धड़ाम हो गया लगभग 4% के आसपास। तो ओएनजीसी में भी लगभग 74
जो क्रूड पहुंचा है ब्रेंट क्रूड, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और ये खुल रहा है लगभग 151 के आसपास। और टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, तो सबसे कमजोर कड़ी शुरुआती सत्र में ऐसा लग रहा है जो मेटल्स है वही आज के सत्र में देखने को मिलेगी। और अभी फिलहाल मैं बता दूं कि बाजार में हम बार बार ये बोल रहे हैं कि निफ्टी जब तक 17,080 के लेवल को नहीं टापता, चाहे 50 पॉइंट्स ऊपर मिल जाए, चाहे 60 पॉइंट्स ऊपर मिल जाए, चाहे 70 पॉइंट्स ऊपर मिल जाए, ये प्रॉफिट बुकिंग वाली मार्केट है। ऊपरी स्तरों पर फिर से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत हैवी रहेंगे। बहुत पिट चुके हैं और आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो शुरुआती सत्र में थोड़े से कॉल राइटर्स जो है, पुट राइटर्स जो है, वो अपनी कोशिश एक बार करेंगे और देखते हैं वो कहां तक बाजार को ऊपर खींच पाते हैं कि नहीं। फिलहाल मार्केट की जो ओपनिंग हुई है उसमें सीधा उसी के ऊपर चलते हैं, और इस समय मार्केट में आज जो ओपन हुआ दैट इज 16,994, और पहले ही टिक में साफ हो गए 20 पॉइंट्स ऊपरी स्तरों पर हल्के हो गए 16,938। ये मौजूदा लेवल देखने को मिल रहा है। तो शुरुआती सत्र में जितने भी बुल्स ने कोशिश करनी थी उनसे नहीं हो पाई, और अब हम इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जाके टकराएंगे, दैट इज 16,800 के आसपास। अगर बाजार संभलता है तो ठीक। अब आज के दिन की क्या तेजी बननी है, तो फिर तो 17,000 के लेवल को ही क्रॉस कर लो। 17,000 का लेवल क्रॉस होगा तभी तेजी बनेगी, नहीं तो कोई चांस है नहीं। तो कोई भी उछाल आए तो उसमें बिकवाली की पोजीशन रहेंगी। 17,000 के लेवल के ऊपर गए तो फिर भी कोशिश अब ठीक रहेगी। 17,080 भूल जाओ। जो आज के सत्र में जो तेजी बनेगी वो 17,000 के लेवल के ऊपर ही बनेगी, क्योंकि आज के दिन का हाई 16,994 का है। तो जब तक 17,000 कॉन्कर नहीं होगा तब तक बाजार कांपेगा। आज शुरुआती सत्र में पहले एक घंटे में ट्रेडिंग डिसीजन लेना कोई उतनी समझदारी वाली बात है नहीं आज, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है और दो तरफा चाल देखने को मिल सकती है। लेकिन हायर साइड पे 17,000 ये तो टफ रेजिस्टेंस बन गया अभी आज के सत्र में। और आज मुसीबत ये है कि आज रिलेटिवली बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी फिर भी संभल जाएगा ऐसा लग रहा है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स खींच देंगे निफ्टी को, लेकिन निफ्टी बैंक जो है वहां पर हायर लेवल पे आज के सत्र में दबाव ज्यादा दिखाई दे रहा है प्रतिशत के लिहाज से भी। तो आज कमजोर कड़ी जो है वो निफ्टी बैंक है, और यहाँ पर भी 39,000 के मेजर लेवल्स जो हैं वो अब ब्रीच हो गए हैं, 38,864। ये मौजूदा लेवल देखने को मिल रहा है, और वन वे ट्रैक पे हो रही है पिटाई। बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ओवरसोल्ड है। वीकली एक्सपायरी वाला दिन है, तो आप ये मत समझिएगा कि आपने एक तरफा ट्रेड ले लिया तो उसके बाद पैसे बड़े आसानी से बन जाएंगे। आज नहीं बनेंगे। आज पैसा कमाना मुश्किल है, दो तरफा ट्रेड्स देखने को मिलेंगे और बाजार झूलेगा। कल भी अमेरिकन मार्केट्स में एकदम से निचले स्तर से एकदम से खरीदारी आई थी, और ऐसा ऐसा ही आज इंडियन मार्केट में भी होगा, लेकिन वो निचला स्तर ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं फिर भी एक बार कोशिश करता हूं, और वो जो लेवल्स हैं जहां पर बाजार आज के सत्र में जाकर एक बार अटेम्प्ट ले सकता है, दैट इज नियर टू 16,870 और 16,800। ये जो जोन है ये बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 16,800 से 16,870 का जो पड़ाव होगा ये बाजार के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद हमने बहुत कोई चीजें पचा ली होंगी, बहुत अच्छा करेक्शन आ चुका होगा मार्केट में। तो देखते हैं यहाँ पर 16,800 16,870 के आसपास बाजार जाके स्टेबिलिटी लेता है कि नहीं। फिलहाल पहले टिक में उड़ रहे हैं, पहले टिक में बहुत सारे स्टॉक्स टूट रहे हैं। तो आज अभी तो आप साइड लाइंस पे बैठ के देखोगे क्या हो रहा है मार्केट में। इस समय अगर आपने नेगेटिव ट्रेड ले लिया तो वो खतरनाक है, और अगर आपने पॉजिटिव ट्रेड ले लिया तो उसमें अभी इतनी हिम्मत है नहीं कि बुल्स उसको कैरी कर रहे हैं। सबसे कमजोर कड़ी आज मेटल्स है, जो दबाव डाल रहा है दैट इज हिंडाल्को, और आज क्लियर कट वो अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर दबाव, हिंडाल्को निफ्टी का टॉप लूजर साबित हो रहा है, और इसमें आज के सत्र में दबाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो हिंडाल्को वन वे ट्रैक पे टूटा 387, इसने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच किया आज 395। 395 के लेवल के नीचे वैसे ही हिंडाल्को कमजोर है, और ये अब चल रहा है 387। तो आज कमजोर कड़ी रहेगी मेटल्स, जिसमें हिंडाल्को और टाटा स्टील की पिटाई बहुत जबरदस्त तरीके से होगी, और 106 के लेवल पे इस समय टाटा स्टील कर रहा है कामकाज। बाकी भारतीय एयरटेल में फॉलो अप सेलिंग है। टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे स्टॉक्स ये आज कमजोर हैं, लेकिन मेजरली आज मेटल्स में कमजोरी है। और जो लीडर्स हैं वो भी मैं आपको बता दूं, और उसमें फिर से वही बात कि आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसमें बीपीसीएल, ये स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर साबित हो रहा है। और दूसरा है टाइटन, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से लगातार बोल रहे हैं कि टाइटन में ही जोश दिखता है। टाइटन में गोल्ड प्राइसेस जिस तरीके से बड़े इंटरनेशनल मार्केट पे, तो टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जहां पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट ज्यादा बैठता है। लेकिन इंट्राडे में कमाई का मौका नहीं देता, ये ओवरनाइट कमाई का मौका ज्यादा देता है। इंट्राडे में जहां खुल जाता है उसके बाद ऊपर 20-30 पॉइंट जाके फिर से थकना शुरू कर देता है। लेकिन टाइटन अगर ये टिक गया ऊपर 24-26 के लेवल के ऊपर, अभी चल रहा है 24-27, 24-26 के लेवल के अगर ऊपर टिक गया तो कमाल भी कर सकता है, बिकॉज वो स्विंग हाइज हैं। 24-26 के लेवल के ऊपर टिका रहेगा तो टाइटन ही एक ऐसी कड़ी हो सकती है जो बाजार पे इस समय पकड़ जो है मजबूत कर जाए। तो इसको बहुत ही क्लोजली वॉच कीजिएगा। इसने इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है शुरुआती 15 मिनट में, दैट इज 24-26,
और 24-26 के लेवल के ऊपर टाइटन है स्ट्रांग। अगर 24-26 वापस से नीचे चला जाता है उसके, तो इसको छोड़ दीजिए। नहीं जाता 24-26 के नीचे तो दिस इज गुड। तो ये स्टॉक धीरे धीरे करके आपके पोर्टफोलियो को में आप इंट्राडे के लिए ये ऐड होता चला जाएगा। तो इसने आज बहुत ही मेजर लेवल 24-26 24-25 के आसपास का तोड़ा है। तन्वी मेरी सेवगी से मेरे साथ ज्वाइन कर रही है। तन्वी गुड मॉर्निंग। मार्केट की मॉर्निंग हालत रजत जी। टाइट है। जी गुड मॉर्निंग। मार्केट की हालत आज भी टाइट है और वही काउंटर स्पेसिफिक खबरें हैं जो रूल कर रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके से 16,900 के लेवल को बचा जाए, लेकिन बचेगा नहीं। जो मेजर लेवल्स आएंगे वो 16,800 और 16,870 की जो रेंज होगी, आज बाजार एक बार उसको अगर टेस्ट कर ले तो फिर भी थोड़ी सेटिस्फैक्शन होगी बियर्स को, और उसके बाद देखते हैं कि वो अपनी पोजीशंस को थोड़ा रिड्यूस करते हैं कि नहीं। मेजर सपोर्ट जोन्स पे पहुंच जाएंगे। और फिलहाल बाजार पर आज के सत्र में तकलीफ तनाव साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा है शुरुआती 15 मिनट में। लेकिन आज दो तरफा चाल देखने को मिलेगी, इसलिए कॉशियस रहने वाली बात, बिकॉज आज है वीकली एक्सपायरी और जो स्टॉक रूल कर रहा है दैट इज टाइटन। जी बिल्कुल। जिस तरीके से पिछले दिनों खबरें आई थी बैंक को लेकर, बैंक पर क्या कुछ असर पड़ा है आज के सत्र में, वो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए बैंक्स आज के सत्र में कमजोर हैं, ये साफ तौर पे पता लग रहा है। 115 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आज ना बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दो तरफा ट्रेड दिखाएंगे। कल यूएस मार्केट में भी ऐसी हुआ था, शुरुआती सत्र में एकदम से हड़कंप मच गया था और लेटर हाफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। आज तमाम एशियाई बाजार जो है वो लाल निशान में कर रहे हैं कामकाज। तो आप ये मत समझो कि आज सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड देखने को मिलेगा और हम टूटते चले जाएंगे, ऐसा होने वाला है नहीं आज। अगर आखिरी 100-150 पॉइंट हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बैठता है और लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन में बाजार हल्का हुआ है, तो छठे ट्रेडिंग सेशन में ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बाजार एकदम से धड़ाम करके नीचे आ जाएगा। तो दो तरफा चाल देखने को मिलेगी और बैंकिंग स्टॉक्स भी थोड़ा स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। निचले स्तर से खरीदारी हो सकती है, लेकिन अगर खरीदारी हुई तो वो एक टिकाऊ नहीं होगी, बस इतना कहना है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हो जाएगी। तो आज बैंक्स में अगर अभी आप पूछो कि क्या रुझान देखने को मिल रहा है, तो आज के सत्र में सबसे कमजोर कड़ी है मेटल्स, उसके बाद है पीएसयू बैंक्स। तो पीएसयू बैंक्स में यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये जो छोटे वाले बैंक्स है ना, इनमें तनाव ज्यादा दिखाई देता है, जो स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है और जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बैंक्स में भी आज पुल बैक देखने को मिलेगा। हो सकता है हरे निशान में ही आ जाए। तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पुल बैक देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही अगर आज निजी क्षेत्र के बैंक्स में आप बात करोगे तो उसमें एचडीएफसी बैंक कमाल संभाल लेगा। आज जो बड़े बड़े बैंक्स है ना, पहले खरीदारी यहाँ आएगी। तो एचडीएफसी बैंक में हो सकता है कि कुछ पुल बैक ट्रेड्स देखने को मिले, सिर्फ पुल बैक होगा, उसके बाद की पिक्चर बात की है। लेकिन पुल बैक्स आज ऑन कार्ड्स हैं कि एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसी तो नहीं, लेकिन हाँ कोटक, वैसे स्लो मूवर है तो इसके ऊपर ज्यादा चर्चा होती नहीं है, लेकिन कोटक एक और है जहां पर लोअर एंड से खरीदारी हो सकती है। और बैंक निफ्टी अब पॉजिटिव हो गया, तो 39,100 के जोन्स पे फिर से जाके टकरा रहा है। और मुद्दा ये है कि दो तरफा चाल देखने को मिलेगी। सिंगल डायरेक्शनल ट्रेड तो आज हो नहीं सकता, क्योंकि 5 दिन बाजार टूट चुका है। बहुत सारी खबरें जो है वो पच चुकी हैं और ओवरनाइट जिन्होंने भी पोजीशंस कैरी की होंगी वो आज शुरुआती 1 घंटे में उन्होंने समेट ली होंगी। तो निचले स्तरों से पुल बैक के कैंडिडेट्स हैं और आज बैंकिंग में भी पुल बैक देखने को मिल सकता है। पर कमजोर कड़ी मेटल्स रहेगी, आज मेटल्स में तनाव है। जी हम अपने व्यूअर्स के भी कुछ सवाल ले लेते हैं क्योंकि उनके सवाल लगातार आ रहे हैं। प्रियदर्शनी जी का सवाल है आईटीसी को लेकर। वो पूछ रहे हैं कि अगर इसमें फ्रेश बाइंग करनी है तो क्या इस वक्त की जा सकती है, लॉन्ग टर्म के व्यू से वो जानना चाहती है। हाँ जी, की जा सकती है। और आईटीसी जब तक 378 377 के ऊपर है तो ये बाय है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। और अभी फिलहाल इसको जो हर्डल मिल रहा है दैट इज 385 फॉर शॉर्ट टर्म, और नीचे 377 एक सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है कि इसको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर लो पोर्टफोलियो में, तब तकलीफ नहीं होगी। तब तो अगर इसने 377 भी तोड़ दिया तब भी कोई बात नहीं, 366 पे मिल गया तब भी बहुत बढ़िया। असल खरीदारी इसकी 366 370 भी आती है हमेशा। तो मुझे लग रहा है कि इसको आपको ऐड करना चाहिए, मौजूदा स्तरों से भी ऐड करना शुरू कर सकते हो। लेकिन आज के लिए जो स्टॉक है ना दैट इज बीपीसीएल। ये स्टॉक आज कमाल का। तो आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का दिन है। आज शुरुआती सत्र में जिस तरीके का प्राइस एक्शन है उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं। अच्छा, जो शुरुआती 15 मिनट में सब कुछ ही कर गया क्या, इसको एक ही 15 मिनट में कमाई करवानी सबको। थोड़ा अब कॉशियस रहिए। लेकिन ये हाँ, ये शुरुआती 15 मिनट में बहुत तेज चाल पकड़ चुका है, तो अब तो कोई मतलब बैठता नहीं। लेकिन बहुत ही स्ट्रांग, मतलब वन वे ट्रैक पे चला था और ये सीधा 330 से भागता भागता 345 हो गया। तो अब कॉशियस रहने वाली बात है। और बाकी आज कल एफएमसीजी जिस तरीके से टूटा था, तो आज ब्रिटानिया, नेस्ले ये लोअर एंड से पलट रहे हैं स्टॉक्स। सब निचले स्तरों से रिवर्सल वाली कहानी है। बाजार स्टेबल नहीं है, इतना स्टेबल नहीं दिखाई देता, फिर से टूटने लग गया हायर लेवल। वही उनका सवाल अपोलो हॉस्पिटल को लेकर भी एक और है। वो पूछ रही हैं कि उन्होंने 15 शेयर्स खरीदे हैं
₹4,294 के प्राइस पर क्या करना चाहिए? प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 4,200 पे बोला आपने? जी, ₹4,294। देखिए 4,294 तो कोई बहुत ल्यूक्रेटिव खरीद नहीं है। आप इसमें अभी प्रॉफिट बुक कर लो, बिकॉज ये स्टॉक 4400 के नीचे है ही वीक। ये जब तक 4400 और 4370 के लेवल को रिकॉन्कर नहीं करेगा तब तक ये कमजोर रहेगा। और अगर आपके भाव तोड़ दिए जहां पर आपने लिए है 42,094, तो उसके बाद फिर ये 4294 तोड़ा तो 4200, और उसके बाद 4130 ये लेवल्स दिखा सकता है। अपोलो हॉस्पिटल्स कोई उतनी स्ट्रॉन्ग बेट नहीं है इस समय मार्केट में, तो इसमें आप अभी लॉक कर लो अपनी पोजिशंस। जी। या स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहो तो एक स्टॉप लॉस 4300 का या फिर 4270 के आसपास का लगा लो और पोजीशंस को कैरी कर लो, पर स्टॉप लॉस जरूर लगाना। 4270 के नीचे देखना मत इस स्टॉक को फिर वापस। जी। वही सवाल है रणित जी का, ग्रीव्स कॉटन को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप इस शेयर को ट्रैक करते होंगे तो उनका सवाल है कि उन्होंने 139 के प्राइस पर इसके शेयर्स खरीदे हैं। देखो 139 के भाव पे खरीदे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि ये ना 200 के लेवल से टूटता आ रहा है ये स्टॉक बहुत ही तगड़े तरीके से। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज नॉट स्टेबल, ट्रेंड इज नेगेटिव, और इसमें 130 के लेवल के नीचे जाना ही अपने आप में कुछ खतरे की घंटी है। इसका जो अगला सपोर्ट आ रहा है वो 114 113 के आसपास आ रहा है, वहां पर जाके फिर भी संभलेगा, लेकिन वो सिर्फ संभलेगा। 113 से एक बाउंस बैक मिलेगा। और इनकी खरीद कितने की है? 139 के प्राइस पर। हाँ, तो अगर 113 से बाउंस बैक मिले और आपकी उसके बाद कॉस्ट पे आए, वैसे कॉस्ट पे आना मुश्किल है क्योंकि उसके बाद मल्टीपल हर्डल्स 127 129 इस जोन्स पे मिलेंगे, तो थोड़ा लॉस बुक करना पड़ेगा फॉर शॉर्ट टर्म। तो अभी ट्रेंड नेगेटिव है, और उसके बाद कब ये रिवर्सल आएगा उसके लिए बहुत बहुत मेहनत लगेगी। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा सकता। अभी ये समझ में आ रहा है नीचे 113 है और ऊपर 127 129 है, यहां पर आके दम तोड़ देगा। जी। वही एक और सवाल है आदित्य जी का, वो पूछ रहे हैं, हालांकि बहुत सारे उन्होंने शेयर्स एक साथ लेकर पूछ रहे हैं, हीरो, एसीसी, मारुति, एचडीएफसी, और कौन से इसमें से बेस्ट है वो पूछ रहे हैं। हीरो, एसीसी, मारुति, एचडीएफसी, एमआरएफ और इन्फोसिस। काफी सारे ऑप्शंस उन्होंने बस दे इसका जो दिए। आपने बोला ना, इसका एक बार पोर्टफोलियो बना लो, कैरी कर लो और सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कर लो, पैसा बन जाएगा आपका। एसीसी थोड़ा डाइसी इसलिए क्योंकि अदानी ग्रुप का स्टॉक है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि धीरे धीरे उसमें थोड़ी एलोकेशन कम करके रखना, बाकियों में एलोकेशन बढ़ा दो। हीरो अभी ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन वो फिर भी बाजार को रिलेटिवली अभी बहुत ही सस्ता होता चला जा रहा है और आने वाले समय के लिए अच्छे रिटर्न्स दे देगा। आप इसमें पोर्टफोलियो बना के देखो जो आपने अभी स्टॉक्स बताए हैं, और धीरे धीरे करके बाजार की हर करेक्शन में आप इसमें शेयर्स उठाना, और उठाना जरूर। जब बाजार के करेक्शन में हाथ मत खींच लेना वापस, और तेजी में मत डाल देना पैसे, गिरावट में डालना, आपके पैसे बन जाएंगे। ये स्टॉक्स आपने बिल्कुल सही चूज किए उन्हें। साथ ही उनका एक और सवाल है, अडानी इंटरप्राइजेस के बारे में वो जानना चाहते हैं। उन्होंने 2055 में इसके 100 शेयर्स खरीदे थे। वो पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए इसमें। तो अब ये 100 शेयर्स की क्वांटिटी 2055 में बहुत हैवी है, मेरे हिसाब से इतना नहीं करना चाहिए। इसमें अगर खरीदारी करनी है तो 1550 से 1650 की रेंज पे करनी चाहिए, या फिर अभी धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बनाओ। और 2000 के और 2100 के आसपास तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए अदानी एंटरप्राइजेस पे। तो आपकी खरीद भाव गलत हो गया। लकीली अगर ये 2200 के लेवल को क्रॉस कर जाता है, उसके ऊपर टिकना शुरू कर देता है, तब आपका पैसा बन जाएगा, लेकिन वो सिर्फ लक बाय चांस वाली चीज है। वहां पर एक हर्डल बैठता है, बहुत स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस है 2100 2200, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए फिलहाल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। जी। अडानी BPCL में हुआ है 4.5%, खबर ही हाथ लग गई क्या? बीपीसीएल एक ऐसा स्टॉक है जो बीपीसीएल बाजार का। को, पर है ये रेजिस्टेंस पे। अगर किसी ने ले लिया है तो वो 352 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, या फिर 348 भी भाव ठीक है, 355 भी ठीक है, थोड़ा पार्शियल लेके बाहर निकलो। ये एकदम से तेज हुआ है, और मेरे को लग रहा है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का ही शुरुआती सत्र में जो जोर आया ना, उसी की वजह से सारी मतलब ऑयल एंड गैस स्पेस में एकदम से आपको तेजी दिखेगी। वो सिर्फ एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी के बलबूते हैं, सभी स्टॉक्स एकदम से जोश में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर 4-5 रुपए और दे दे बीपीसीएल, तो वहां पर अपने प्रॉफिट को लॉक करके एक बार बाहर आने की चेष्टा कीजिए। अभी तो शुरुआती ट्रेंड में तीनों ही पॉजिटिव। जी। हमारे एक व्यूअर एलआईसी के बारे में जानना चाहते हैं। लिया कितने पे है? बहुत ही, अब 900 से लेकर 650 का भाव है, कुछ भी किस भाव पे लिया है? जी, प्राइस तो उन्होंने नहीं बताया, वो पूछ रहे हैं कि एलआईसी में क्या करना चाहिए।
कुछ नहीं करना चाहिए। LIC अभी कुछ नहीं होने वाला है इसका। और उसके बाद अभी इसमें जो मेजर है वो 567 566 के लेवल को बचा ले किसी तरीके से। ऊपर हर्डल आएगी 625 फिर 640, बस ये इसी दायरे में रहेगा। अभी इसमें कुछ बहुत बड़े फायरवर्क्स होने की उम्मीद है नहीं, जब तक मैनेजमेंट कोई बहुत ही बड़ी कोई अनाउंसमेंट नहीं कर देती या फिर सरकार की तरफ से कोई बहुत अनाउंसमेंट आने जाती है। अभी ये रिलेटिवली वीक रहेगा। जो स्टॉक्स आपको चुनने हैं वो अभी तो मेरे को टाइटन ही लग रहा है। दिस इज अ ह्यूज प्ले इन मार्केट टुडे। तो इसने, वही मैं सुबह से बोल रहा हूँ कि 24-26 का लेवल निकाला हुआ है और 24-50 के लेवल पे पहुंच गया है, और यही एक स्टॉक है जो आज डोमिनेट कर सकता है। तो दिस इज ब्रेकआउट कैंडिडेट। बस बस अब जो हो गया 15 मिनट में, ठीक है, बहुत शार्प है ना। तो बस आपको करना क्या है कि अब 15 मिनट खत्म हो गए, अब जब नेक्स्ट 15 मिनट में इसके हाइस के ऊपर टिके, 24-50 के लेवल के ऊपर टिके, तब तक तो ठीक। अगर सरेंडर कर जाए तो छोड़ दीजिए। बाजार, मैं फिर कह रहा हूँ, दो तरफा चाल दिखाएगा। फॉलो बाइंग वाले स्टॉक्स ढूंढने हैं। ऐसा ना हो कि 24-50 के ऊपर निकल ही नहीं पाए और उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आ रहा हो, 24-30 के आसपास आ रहा हो और आपने पकड़ के रखी पोजीशन। ऐसा मत कर लीजिएगा। आज एकदम से सरेंडर कर जाएंगे बहुत सारे स्टॉक्स और बाजार तोड़ेगा। 16,900 तोड़ दिया मार्केट ने। तो बाजार ने 16,900 तोड़ दिया। तो जितने भी आपके पोजीशन हैं, एक बार थोड़े कॉशियस जरूर होइएगा, क्योंकि मार्केट ने अभी 6900 का लेवल तोड़ा है। और नाउ हाँ, अब है असली चुनौती मार्केट में। तो फिर अब बस वही है, हम बोल ही रहे हैं कि वैसे 16,800 16,870 की रेंज आएगी। वही वन वे ट्रैक पे टूटे हैं फिर से। एंड नाउ वी आर ट्रेडिंग एट ईयरली लो। 6900 के लेवल को भी तोड़ दिया और ऊपर से बैंक निफ्टी ने 38,800 के लेवल के आसपास कर रहा है ट्रेड। तो शुरुआती रुझान तो ह्यूजली नेगेटिव हो गया। इसलिए आपको आज FMCG में खरीदारी दिख रही है। ब्रिटानिया, नेस्ले, बिल्कुल डिफेंसिव मोड पे जा रहा है मार्केट। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज दिख रही हैं आपको, टाइटन दिख रहा है आपको, एग्रेसिव स्टॉक दिख ही नहीं रहा। अब नेस्ले कोई बहुत बड़ा वो ट्रेडिंग बेट नहीं हो सकती, ब्रिटानिया कोई बहुत बड़ी ट्रेडिंग बेट नहीं हो सकती। ये सिर्फ इंडेक्स मैनेज करने के लिए स्टॉक सामने आ रहे हैं। तो ये 1-2 दिन की जोश के बाद ये भी ठंडे पड़ जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिए। जी, शुभ जी का एक सवाल है मैसडॉक को लेकर। उन्होंने इसके शेयर्स खरीदे हैं 680 पर, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। नहीं, अभी तो ये तो ट्रेंड थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव हो चला है। इसको सपोर्ट मिलेगा 600 से लेकर 570 की रेंज पे, वहां पर देखेंगे। तो 600 से लेकर 570 की जो रेंज होगी वो फिर भी ऐड करने लायक रेंज होगी। अभी इसमें बिकवाली जो है वो और बढ़ सकती है। जब तक ये स्टॉक 697 के लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक इसमें कोई जोश आने वाला है नहीं। और नीचे इसमें 600 और 597 के आसपास, 575 के आसपास खरीदारी करनी है। जी, साथ ही शुभ जी डिफेंस सेक्टर के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, उसके कुछ शेयर्स जो आप बता सके जो इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, HAL है। सबसे पहले तो अगर कभी भी आपको डिफेंस में कुछ भी खरीदारी करनी है और अगर नीचे लेवल में मिल रहा है तो आपको HAL पे नजर रखनी चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अभी तो ट्रेंड थोड़ा साइडवेज, मतलब है तो पॉजिटिव ही, लेकिन नेगेटिव बायस के साथ पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कर रहा है ये ट्रेड, और ये थोड़ा और नीचे जाएगा। नियर टू 2600 इसमें बेट लग सकती है। तो 2600 के आसपास उठाएं। और मैं फिर कह रहा हूं कि आज के लिए अगर कुछ करना है तो मैं बार बार एक ही स्टॉक, मैं रोज कुछ एक स्टॉक ऐसा ढूंढने की कोशिश करता हूं जहां पर ट्रेंड अगर इंटैक्ट रहा तो वो आउट परफॉर्म करेगा, और वो बार बार टाइटन निकल रहा है आज। तो अगर आप थोड़ा ट्रैक करो इसको अगले 1 घंटा, और अगर इसने रियली अपने लेवल्स को बचाए रखा तो दिस कैन ओवरशूट। तो इस पे आप आज अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो तो दिस इज अ गुड कैंडिडेट जिसमें फॉलो अप हो सकता है। देयर आर चांसेस, उसके लिए बाजार थोड़ा स्टेबल हो जाए बस। लेकिन निफ्टी पे एक ऐसा स्टॉक दिखाई देता है जहां पर आज के सत्र में एक ब्रेकआउट आया हुआ है, और वो है टाइटन। तो आज के लिए टाइटन के अगर शेयर्स कोई खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते जी, पर वो मौका इतना लंबी अवधि के लिए मिलेगा नहीं, फटाफट से ट्रेड करके निकलने वाली बात है। पर मुझे लग रहा है कि 2480 2480 के एक बार दर्शन जो है, 2470 से लेकर 2484 ये लेवल्स एक बार दिखाने चाहिए टाइटन को आज के सत्र में। तो वहां तक के लिए अपसाइड के लिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। स्टॉप लॉसेस अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, या फिर 2430 का एक स्टॉप लॉस लगा के। जी, वही हमारे एक व्यूअर का सवाल है फेडरल बैंक लिमिटेड को लेकर। वो जानना चाह रहे हैं क्या इसमें इन्वेस्ट करना इस वक्त के लिए सही होगा। नहीं, फेडरल बैंक यहाँ से अभी जो लेवल है वो है तो इंपॉर्टेंट, 125 का लेवल इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपको ये थोड़ा, वैसे 125 का लेवल वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट है कि मार्केट में ना बहुत सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट जोन्स पे आ रहे हैं। या तो ये सपोर्ट जोन्स टूटे
तो हम बोले 16,700 के लेवल अगर आए तो ये सपोर्ट जोन्स टूटेंगे, लेकिन जहां पर फेडरल बैंक अभी 125, दैट इज अ ह्यूज सपोर्ट। 124 से 125 का सपोर्ट है, फिर 122 का सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके आपको इसको ऐड करना चाहिए अब। और थोड़ा पोजीशन लाइट रखिएगा क्योंकि बाजार मेजर अपने लेवल्स तोड़ रहा है। तो 122, 121, 124 ये जोन से ठीक है फेडरल बैंक के लिए। अगर उछाल मारा तो आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक। मौलिक शाह जी एक सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने कृष्णा डायग्नोस्टिक्स के शेयर्स खरीदे हैं 630 रुपए पर। वो पूछ रहे हैं इसे एवरेज कर सकते हैं? कितने रुपए पे खरीदे? 630। नहीं नहीं प्लीज, ये थोड़ी खरीद गलत हो गई। आपको इसमें एवरेज नहीं करना है, इट्स ट्रेंड इज नेगेटिव। आप एवरेज करोगे तो उसमें और नुकसान हो सकता है। इसको अभी भूलो, और अगर कभी आपके भाव 630 के आसपास आए तो उसमें निकलने की चेष्टा कीजिएगा। अभी उसमें बहुत समय लगेगा। कोई भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होती है तो वो आपको एग्जिट रूट के लिए यूज करनी है। ऐसा नहीं कि 630 पे आ गया 385 पे ले लिया आपने, ले लिया, वो बहुत बढ़िया कोई डिसीजन होगा, वो डिसीजन ठीक नहीं होगा। ये समझो कि आपने जिस भाव पे लिया था वहां स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, नहीं लग पाया तो आप थोड़ा पेन बर्दाश्त कीजिए। इसमें जो रेजिस्टेंस है दैट इज 470, और उसके बाद 610 का भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैठेगा। तो मेरे हिसाब से आपको जब भी आपके भाव आए निकलना चाहिए, या फिर अगर आप आधे नुकसान पे हो तब आपको आधी क्वांटिटी को लॉक कर देना चाहिए, आधा नुकसान ले लो, बाकी बाजार के हवाले छोड़ दो। मानवी जी ने आरईसी लिमिटेड के 127 पर शेयर्स खरीदे थे, पूछ रही है लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, क्या एवरेज कहां पर करें, पूछ रही कितने पे लिए थे? है। 127। हाँ, तो इसमें 111 का जो भाव है, 111, 112 वो सही है जोन खरीदारी करने के लिए। लेकिन इस बार जब टूट रहा है ना तो दिस इज शार्प। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, 107 से 112 की रेंज पे खरीदो, और फिर उसके बाद पेशेंटली बैठना पड़ेगा स्टॉक पे। आरईसी की जगह अगर आपको अभी लेना है ना तो या तो पावर ग्रिड के साथ चले जाओ या फिर एनटीपीसी के साथ चले जाओ। और अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर पे जाना चाहते हो तो ये तो पावर की बात हो गई, पावर ग्रिड और एनटीपीसी। अगर वैसे अगर ऑयल एंड गैस पे जाना चाहते हो तो दैट इज पेट्रोनेट एलएनजी। आप इस वाले स्टॉक को रेडार पर रखो। अगर आप ये गिरावट में ले पाओ या फिर इसको ऐड कर पाओ धीरे धीरे करके मौजूदा शुरू से भी, या फिर अगर 230 आता है तब भी, तो भी ऐड कर सकते हो। ऑयल एंड गैस स्पेस में ये डोमिनेट कर रहा है। और पावर सेक्टर में पावर ग्रिड और एनटीपीसी, ये दो स्टॉक्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं। जी, साथ ही उन्होंने एसजेवीएन के भी शेयर्स खरीदे हुए हैं 33 रुपीज में। हाँ, ये रख सकते हो पोर्टफोलियो में। एसजेवीएन कितने पे ले रखे हैं? 33। 33। ओहो, ये है तो पॉजिटिव नहीं। ये अभी आप इसको थोड़ा 33 पे है तो आपको भाव वही 33 आए तो निकलने के बारे में सोचना चाहिए। है तो इंडेक्स, जिस इंडेक्स का हिस्सा है दैट इज पीएसयू सीपीएससी इंडेक्स, वो आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को। लेकिन सतलुज जल में अभी उतना दम नहीं लग रहा है। इसमें 33 पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर इसमें रहना चाहते हो तो पावर ग्रिड में आ जाओ। जी, बंधन बैंक के बारे में हमारे एक व्यूअर सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने 220 रुपए पर इसके शेयर्स खरीदे हैं, क्या करना चाहिए? बेचना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल। ट्रेंड ब्रेक डाउन है, तो मुझे लग रहा है 220 के आसपास आ जाए तो अगर आप निकलने के बारे में सोचो तो ठीक। 210 पे भी हर्डल आ गया, स्टॉप लॉस कट चुका है। तो अगर आप बेच रहे हो 220 पे, देख वैसे तो अगर इसको 15-20 दिन लग जाएंगे ऊपर चढ़ने में 220। अगर तो शार्प मूवमेंट आ गई मार्केट में और 220 आ गया तो आप निकल जाइएगा। उतनी हिम्मत नहीं है बंधन बैंक की अब जितनी पहले। तो 220, 225 एक हर्डल है। और बाजार दिन के निचले स्तर पे 92 पॉइंट नीचे है निफ्टी, सेंसेक्स से 301 पॉइंट नीचे, 16,900 का स्तर हमने निफ्टी पे तोड़ दिया। और जो बची कुची कसर बैंक निफ्टी की थी वो भी अब हल्की बढ़ती हुई और ह्यूजली अंडर परफॉर्म कर रहा है। 38,700 इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ दिया। 39,000 के लेवल के तो कंप्लीटली नीचे कर रहा है। साल के निचले स्तर पे पिछले लोज तोड़े हुए हैं। वीकली एक्सपायरी वाले दिन मंदी करने वाले हावी हुए हैं मार्केट पे, और नेगेटिव ट्रेड ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मेटल्स के बलबूते टूट रहे हैं आज के सत्र में। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी जोश नहीं दिख रहा है। अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% नीचे और अदानी पोर्ट्स फ्लैट है। बाकी बहुत मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आज लाल निशान में करने का कामकाज। अदानी ग्रुप से भी कोई राहत नहीं। और बाजार पर दबाव कौन डाल रहा है एक बार फटाफट से देख लेते हैं, क्योंकि आज एक ही स्टॉक होगा जो बाजार पे बहुत ज्यादा कैरी करेगा नेगेटिव। रिलायंस। हुआ क्या है रिलायंस को? रोज ही देख रहे हैं कि रिलायंस की वजह से एकदम से बाजार जो है वो टूटना शुरू हुआ है। रिलायंस 2200 के स्तर के आसपास पहुंचा है।
बहुत कमाल की बिकवाली है। जहां पर हम हैं 2180, वहां पर एक सपोर्ट बैठता है। तो नियर टू सपोर्ट जोन है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज आज शॉर्ट के बारे में तो मत ही सोचो मार्केट को। अगर पलटी मारेंगे बहुत सारे स्टॉक्स लोअर लेवल से, तो रिलायंस सपोर्ट जोन्स पे है। ऐसे ही आप बैंक्स को देखोगे लोअर एंड पे कुछ खरीदारी हो सकती है, लेकिन क्योंकि सेंटीमेंट डैमेज हुआ है ना, इसलिए इसलिए ऐसे में शुरुआती 1 घंटा बाजार कांपेगा बहुत बुरी तरीके से। 1 घंटे के बाद ही ट्रेंड समझ में आएगा। अभी तो एक ही स्टॉक है पूरी मार्केट में जो इस समय डोमिनेट कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि बाजार कहां पर जाके स्टेबल होता है। मेरे हिसाब से आज के सत्र में एक जो झटका लगना था वो लगा है, और बाजार यहां से एक बार स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहिए, नियर टू 16,800 16,870 जहां पर अभी हम हैं। जी जी। वहां से एक बार अटेम्प्ट होना चाहिए बुल्स का। हम्म। जी, बाजार में तो देख के लग रहा है कि काफी ज्यादा नीचे चला जा रहा है, और आप जैसे बता भी रहे हैं कि साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में बहुत सारे और भी सवाल होंगे, और कुछ सवाल तो हमें अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नजर आ ही रहे हैं। यश जी एक सवाल पूछ रहे हैं जो हम लेना चाहेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ग्रासिम के शेयर्स खरीदे हैं 1540 में, और वो पूछ रहे हैं कि 1 साल हो गया है, क्या करना चाहिए अब इसमें? देखिए अभी तो रिलेटिवली ये स्टॉक उतना परफॉर्म कर नहीं पाया पिछले 1 साल से, तो मुझे पता है कि आपको दुख दर्द ज्यादा है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि स्टॉक ठीक है, और अगर आपने एक बड़ी मात्रा में नहीं खरीदा हुआ तो आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। ग्रासिम फिर से आउट परफॉर्म करेगा कभी ना कभी, लेकिन अभी ट्रेंड नेगेटिव है, मैं कुछ नहीं कह सकता, बिकॉज अभी इसने जो लेवल्स तोड़े हैं तो यह 1500 की तरफ कूच कर रहा है। 1500 1480 ये लेवल्स तक यहाँ पर जाने की प्रोबेबिलिटी ह्यूज है, और तेजी तब पकड़ लेगा जब ये 1580 के लेवल के ऊपर चलेगा। मुझे नहीं लग रहा है इतना आसानी से 1600 के लेवल को टापने वाले। तो ट्रेंड नेगेटिव है, बने रह सकते हैं। 1 साल हो गया है, पर 1 साल में कोई बहुत बड़ा वेल्थ इरोड नहीं किया, जहां पर था वहीं पर ही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यू शुड स्टे ऑन टू दिस स्टॉक। कभी ना कभी इसमें फिर से लोअर एंड पे खरीदारी आएगी। इसमें ओवरहैंग वो आइडिया वाला भी रहता है वैसे। हम्म। जी, टीटू कुमार जी का एक सवाल है सेरा को लेकर। वो कह रहे हैं कि उन्होंने इसके शेयर्स खरीदे थे 6,193 रुपए पर। क्या करना चाहिए अब, वो जानना चाह रहे लॉस कर बुक करना चाहिए अगर करना चाहो तो, क्योंकि 6,300 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक ठीक है। 6,200 के लेवल के नीचे ये स्टॉक खराब है, और अभी चल रहा है 5950, तो ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। ये चला जाएगा 5600 के आसपास, अगर यहाँ से ऐसे ही बाजार का ट्रेंड रहा तो। हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई उछाल आए, या तो 6100 या फिर 6300, अपने जो अमाउंट है जिस पे आपने खरीद रखा है उसके आसपास बेचने की कोशिश कीजिए, निकलने की कोशिश कीजिए अभी। तो ये हमारे एक व्यूअर पूछ रहे हैं कि टाटा स्टील में क्या इस वक्त फ्रेश बाइंग की जा सकती है? अच्छा हाँ, ये अच्छा सवाल है, बिकॉज आज ना ये टूट रहे हैं स्टॉक्स। तो बात तो उनकी सही है कि क्या लेवल्स पे आ गए कि नहीं, लेकिन आज शार्प है, बहुत शार्प है ऐसे लॉक। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स टूटेंगे ऐसा लग रहा है। 103 के लेवल पे जाके एक बार रुक सकता है, 103 से 102 इस लेवल पे जाके रुक सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके से गया है, तो 1-2 दिन की फॉलो अप सेलिंग इस इन स्टॉक्स पे देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन के नीचे रिवर्सल मार्क है और बहुत शार्प जा रहे हैं, तो नहीं खरीदना चाहिए अभी। टाटा स्टील आपको 98 के आसपास मिल जाए तब एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा। 102 से 98 पे धीरे धीरे करके खरीद सकते हो, और अगर 95 स्विंग लो जो मेजर सपोर्ट है वहां तक भी, लेकिन आप 100 के नीचे या फिर 100 के आसपास खरीदने की कोशिश कीजिए स्टॉक को। तो साथ ही उन्हीं का और भी कुछ सवाल है। वो पूछ रहे हैं अडानी पावर में क्या इस वक्त फ्रेश बाइंग करना चाहिए? नहीं नहीं, जो पोजीशंस हैं उसको थोड़ा ऑफलोड करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी तो इसमें 220 215 के आसपास का रेजिस्टेंस है। अगर और ऊपर चला गया 250 245 के आसपास, तो पोजीशंस को अनलॉक बाहर आना चाहिए। अगर किसी के पास नीचे, तो नई पोजीशंस ऐड नहीं करनी है स्टॉक में। जी, बाजार में एक कुछ नहीं संभल रहा, बाजार भी नीचे आ गया, और जितना जोश था 100 पॉइंट नीचे निपटी। अरे बाप रे, क्या आज भी जाएगा क्या? ये वाले लेवल भी 16,800 16,700 वाला लेवल भी होल्ड नहीं कर पा रहा। ये वाली पॉइंट है, मतलब 16,700 16,800 16,870 जो मैं बोल रहा था एक रेंज है, वहां पर आके अटक तो गया। लेकिन जो भी स्टॉक ऊपर खरीदा गया वो बेचारा ऊपर ही फंस गया आज इंट्राडे के लिए। फॉलो अप आया ही नहीं किसी भी स्टॉक में। तो बस यही दिखता है, ब्रिटानिया ब्रूटूना के चलते तो हम चलेंगे नहीं। आज है ही कुछ नहीं बाजार में। दम कितने हैं? एक दो, मुश्किल से 10 स्टॉक भी नहीं होंगे जो हरे निशान में, बाकी सबके सब लालम लाल है। तो अगर ये रिवर्सल आए तो कुछ बात बने, लेकिन अभी तो ये जो जा रहे हैं वो रिलायंस के बलबूते जा रहे हैं, हिंडाल्को टाटा स्टील इंडसइंड बैंक के बलबूते जा रहे हैं।
आज ये इंडसइंड बैंक 3.5%, 4% नीचे है, और 4-4.5% हिंडाल्को और टाटा स्टील नीचे है। मुसीबत आज मेटल्स की तरफ से आ रही है, मेटल स्टॉक्स कमजोर हो रहे हैं। गजब की मार्केट है, मतलब रुकना चाहिए था इन लेवल्स पे, तो रुकना चाहिए था एटलीस्ट, यहाँ पर जाके एक पुल बैक ट्रेड बनना चाहिए था। चलो हम 17,000 के लेवल तक ना, उसके ऊपर ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट जहां पर खुले हैं वहां पर आए। आज 16,994 के आसपास, 16,980 के आसपास वापस आए तो बात बने। और उस केस में अगर निचले स्लो से 100-150 पॉइंट रिकवर करते हैं ना, तो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो लोअर एंड पे रिकवरी शो करेंगे। ऐसी उम्मीद थी आज के सत्र में, क्योंकि दो तरफा चाल देखने को मिलती है डेरिवेटिव मार्केट पे। एक वीकली एक्सपायरी वाले दिन अगर यहीं से रिवर्सल आना हुआ तो इसी पॉइंट से आएगा, नहीं तो फिर तनाव बढ़ेगा। ये लास्ट पॉइंट आप समझो, नहीं तो फिर अगला है 16,760। मुझे लग रहा है कि जहां पर हम खड़े हैं उसी पॉइंट से रिवर्सल आना चाहिए, नहीं तो फिर तकलीफ बढ़ जाएगी। और अब भी रिवर्सल आया तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह सब लोअर एंड से पार्टिसिपेट करेंगे। देखते कि आता है कि नहीं, अगले 15 मिनट में ये पता लगेगा कि यहाँ से रिवर्सल शार्प आ रहा है कि नहीं। जी, हमारे एक व्यूअर एलन के बारे में जानना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, ये स्टॉक नहीं पता मेरे को, कौन सा है? एलन, नहीं, ये मैंने सुना नहीं। ELI, नहीं नहीं, ये एलन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नहीं नहीं, कुछ मैं सीरियसली इसको ट्रैक नहीं किया। कोई बात नहीं। कुछ और सवाल ले लेते हैं। हमारे एक व्यूअर अडानी पोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्या इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है? फ्रेश बाइंग, देखो फ्रेश बाइंग अगर करनी है तो 670 या फिर 665 के आसपास करो। लेकिन आज जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, मुझे आज भी ठीक लग रहा है, पर ये भी ब्रेकआउट नहीं हुआ, इनडिसीजन कर देगा। 687 690 के जोन पे फंस जाएगा, फिर फायदा क्या है यहाँ से? मतलब 7 पॉइंट ऊपर की खरीदारी करने का कोई मतलब बैठता नहीं, सिर्फ 7 पॉइंट्स के गेंस के लिए। तो मुझे लग रहा है कि कभी एकदम से नी जर्क रिएक्शन आया ना, तब खरीदो। ट्रेंड तो पॉजिटिव है, नो डाउट। बाजार में जो अभी स्टॉक्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसमें अदानी पोर्ट्स ठीक लग रहा है। तो अभी आपको जितना नीचे मिल जाए उतना नीचे चेष्टा करनी चाहिए। उससे क्या होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में बैठ जाएगा। अगर यहाँ पर कभी भी आपको 10 रुपए 15 रुपए नीचे मिले, तब ऐड कर लो स्टॉक को। मार्केट यहां से पलटना चाहिए, पर ये पलट नहीं रहा मार्केट। अगर आज ना पलटा तो बड़ी बुरी तरह जाएंगे, लेकिन जहां पर हम हैं वहीं से ही एक इंपॉर्टेंट लेवल बैठता है, और यहां से अगर पलटी मारी तो बहुत शार्प मारेंगे। और ये जो आपने अदानी पोर्ट्स बोला है ना, अगर ये स्टॉक 687 690 के लेवल ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ये कूच कर जाएगा, अपने नए लेवल्स पे पहुंचेगा, ब्रेकआउट हो जाएगा 689 के लेवल के ऊपर। पर इतना आसान नहीं है, इसलिए बोलो कि इसको नीचे खरीदो, जितना नीचे खरीद सकते हो उतना नीचे खरीदो। हमारे एक व्यूअर अक्षय जी पूछ रहे हैं कि उन्होंने HDFC लाइफ के शेयर्स खरीदे थे 495 के प्राइस पर, अब क्या करना चाहिए, कैसे एवरेज कर दो, पूछ रहे हैं। कितने पे खरीदे? 495? 495। नहीं नहीं, प्लीज एवरेज मत करो। ये स्टॉक ना 475 के नीचे वीक है, 475 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो या तो 475 के ऊपर आके टिके, नहीं वैसे करना ही नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में आप अभी एवरेज करने के बारे में छोड़ो, जहां पर आपके भाव में वहां पर निकलने के बारे में सोचो। और अगर एवरेज करना ही है तो मेरे हिसाब से एक स्टॉक हो सकता है, दैट इज रिलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे आ चुका है। अगर समझो, अगर इसको अब जाना ही है ना, तो फिर साथ साथ मार्केट को लेके जाएगा। अगर यहां से रिवर्सल आ गया तो बहुत ही तगड़ा मिलेगा। तो 2-2.5% की कमाई अगर रिलायंस ही करा जाएगा, तो वो बाजार को भी साथ साथ ऊपर खींचेगा। तो मैं एक बार लेवल्स देख लेता हूँ रिलायंस के कि आर दे क्या वहां तक पहुंच गया है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये अगले जो 20-30 पॉइंट बचे हैं रिलायंस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे, और इसको रखना चाहिए रडार पर। ये 2200 के लेवल के आसपास आया हुआ है, और इस समय इस लेवल पे तो बहुत ही तगड़ी तगड़ी ऑप्शन राइटिंग हमने हमेशा से देखी है। तो देखते हैं कि 2170 से 2200 का जो लेवल है, ये रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आज ना संभला तो फिर कल संभलना पड़ेगा, संभलेगा जरूर इस लेवल पे जाके। तो अगर आपको एक्यूमुलेट करना है तो ये स्टॉक हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई कराए। बहुत ज्यादा बीटन डाउन है मार्केट, बहुत ज्यादा बीटन डाउन है मार्केट। को भी पलटना है इस लेवल से, और रिलायंस को भी पलटना है। तो एक बार अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सभी की निगाहें अडानी ग्रुप पर भी उतनी ही टिकी हुई है जितना हम मार्केट को देख रहे हैं, बाकी सारे ट्रिगर्स उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, सब सिर्फ अदानी ग्रीन हरे में है, और अदानी ट्रांसमिशन हरे में, अदानी और अदानी पोर्ट्स हरे में है। बाकी कोई नहीं है। अदानी इंटरप्राइजेज 1% नीचे है, अदानी विल्मर 2% नीचे है, अदानी पावर 2.25% नीचे है, टोटल गैस 3% नीचे है, ACC अंबुजा भी नीचे है। तो कहीं पर रिलीफ नहीं है। और बस मैं इस समय निफ्टी इसलिए ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि हम कल से ही बोल रहे हैं कि हम 17,000 के लेवल के नीचे हैं तो कमजोर रहेंगे, और हम बार बार ये बोल रहे हैं 16,800 16,880
ये आज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जहां पर मार्केट्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है। मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये एक ना रेंज, मार्केट की रेंज के बिल्कुल बॉटम पे हैं ये। अगर आप ये रेंज देखोगे, ये जो एक फॉलिंग ट्रेंड चैनल है, इस चैनल के बिल्कुल लोअर एंड पे जाके टकरा रहे हैं। अगर पलटी मारी तो लार्ज कैप्स पहले पलटी मारेंगे। ऊपर से ये जो नीचे पिंक शेड है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 16,700 से 16,800 का लेवल है। तो ओवरडन हो सकती है, ऑब्वियसली ओवरडन क्या, जब विक्स बन सकती है, एक बहुत ही शार्प सेल ऑफ आ सकता है, जो आखिरी जो प्रहार होता है ना, वो वाला हो सकता है मार्केट के ऊपर, नो डाउट। लेकिन अगर डूबना होगा तो ये लेवल्स टूटेंगे, लेकिन और इतनी आसानी से इंडियन मार्केट्स डूबते नहीं। तो यहीं से एक रीबाउंड, एक शार्प रीबाउंड देखने को मिलेगा, और जहां पर खुले हैं उसी के आसपास ट्रेड कर जाएंगे जाके, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए आप प्लीज आज इतनी बड़ी बड़ी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाइएगा। शॉर्ट पोजीशन बनाने का समय आज से 2-3 दिन पहले था, 4 दिन पहले। अभी इन लेवल्स पे अगर टकरा के वापसी आ गए तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स दिखेंगे आपको लार्ज कैप्स में, चाहे वो बैंक्स हो या फिर रिलायंस हो, वो लोअर एंड से पलटने के कगार पे खड़े खड़े होंगे। और वैसे इस समय लीड जो कर रहा है, ब्रेकआउट जो हुआ है, दैट इज इन टाइटन। देखते हैं वो फॉलो अप करता है कि नहीं। लेकिन अगर वो बाजार में एक रीबाउंड आया ना, तो फिर टाइटन भी एक अच्छा कैंडिडेट होगा, उसको भी अपने रडार पर रखना। तो आज कॉन्ट्रा ट्रेड करने का मौका है बाजार पे। बाजार बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा हुआ है, और आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। मुझे नहीं लग रहा है यहां से जाएंगे, अगर जाएंगे तो फिर मेरा व्यू गलत हो गया। लेकिन ये आज एक रीबाउंड का दिन हो सकता है, और वी आर नॉट क्रॉसिंग 17,000 इजिली। लेकिन हम 16,800 के लेवल को भी इतना इजिली तोड़ेंगे नहीं। हमारे व्यूअर मोहम्मद जबीर जी का एक सवाल है कि निफ्टी इतनी डाउन कैसे हो जाती है? हाँ, तो चढ़ भी तो जाती है। मतलब वो अभी फिलहाल मार्केट पर कौन से फैक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, या क्या कुछ किस कारण से असर पड़ा है, वो खासकर जानना चाह रहे होंगे। हाँ, वो बस वो एक मुद्दा ये है कि इस समय आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी बिकवाली हो गई ड्यू टू बैंक्स, और अमेरिका में बैंकिंग सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। सारा नहीं, लेकिन जिस तरीके की प्रदर्शन हुए ना, सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, तो बस उन्होंने मूड खराब कर दिया है। 2 बैंक्स दिवालिया हो गए, 3 इनफैक्ट। तो इस समय उसी को लेकर उसका कैस्केडिंग इफेक्ट यूरोपियन बैंक्स पे भी देखने को मिला। कल वहां पर भी 8-8, 10% की गिरावट देखने को मिली थी। हम भी कांप रहे हैं, लेकिन हम ना वैसे ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पूरे रिलेटिवली पूरे एशियन मार्केट्स के मुकाबले। तो हमारे में इतना जोश है नहीं, और पिटाई भी हमारी ज्यादा हो रही है। अब जब चढ़ते हैं तो हम भी, मुद्दा ये है कि सबसे पहले कोशिश करते हैं कि चढ़ जाएं बड़ी स्पीड से। लेकिन ये वोलेटाइल मार्केट है, और इस वोलेटाइल मार्केट पे ट्रेड्स ढूंढने, ट्रेड्स करने बहुत मुश्किल हैं। जो भी करना है इंट्राडे करके बाहर निकलना पड़ता है, ओवरनाइट तो हिम्मत पड़ नहीं रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा बाजार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया है। यहाँ शॉर्ट नहीं बनता। यहाँ अगर आप 17,000 के नीचे खुलेआम शॉर्ट करना शुरू कर दोगे, तो वो अगर किसी भी दिन पॉजिटिव खबर आ गई ना, तो बाजार पे सब कुछ एक ही साथ जाएगा। 17,200 के आसपास शॉर्ट ठीक था, 16,800 के आसपास शॉर्ट ठीक नहीं है, बिकॉज 16,800 16,700 बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके आसपास शॉर्ट करना ठीक नहीं है। जी, यश जी का एक सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि अगर आज किसी बैंक में इन्वेस्ट करना है तो आपकी तरफ से कौन सा बैंक आप सजेशन मेरे देना हिसाब से एसबीआई है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। ये वाले जो बैंक है इनमें तो करना चाहिए, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट अब स्टार्ट कर देनी चाहिए। मुद्दा ये कि एक उछाल आएगा। हम देखो, वैसे तो हमको जाना ही है 16,700 वगैरह, तो देखेंगे ही देखेंगे। तो पर थोड़ी क्वांटिटी आप लेते चलो, और वो बैंक्स पे लेते चलो, तो कोई दिक्कत है नहीं। और रिलायंस भी एक और स्टॉक, उसको भी रडार पर रखना। तो अगर बाजार को संभलना हुआ 16,700 16,800 पे, तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक तो होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि और कौन सा लीडर सामने निकल के आता है। जी, वारी रिन्यूएबल्स के बारे में हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म ये ट्रैक ही नहीं है। एक सवाल है, एसबीआई की बेस्ट बाइंग लेवल क्या होनी चाहिए अपकमिंग डेज के लिए, वो जानना चाह रहे हैं। जहां पर खड़ा है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर पलटना हुआ तो यहीं से पलटेगा, नहीं तो फिर 510 है, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको थोड़ा सा फंड इन्फ्यूज करना चाहिए। इस स्टॉक में इतनी हिम्मत नहीं कि 530 के लेवल के अभी ऊपर निकले। 530 पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 550 दूसरा रेजिस्टेंस है। लेकिन थोड़ी सी आपको खरीदारी, ये जो 510 से 500 500 510 516 इस रेंज पे करनी चाहिए। बाजार ने पलटी मारी तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बस ये अगले 20 पॉइंट्स इस स्टॉक के लिए ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है। जी, उम्मीद है अमित जी आपके सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे। वो काफी देर से सवाल कर रहे थे। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप लोगों के सवाल ज्यादा से ज्यादा सवाल ले सके, लेकिन अगर इन एनी केस अगर इस वक्त हम आपके सवाल नहीं ले पा रहे हैं, तो आप 3 बजे हमारा फिर से लाइव सेशन होता है, उसमें अपने
सवालों को जरूर रखें, हम वहां पर आपके सवालों को डिस्कस करना चाहेंगे। और उस वक्त हमारे एक्सपर्ट रजत जी तो हमारे साथ जुड़े रहते ही हैं, तो वो आपके सभी क्वेरीज को सॉल्व जरूर करेंगे। रजत जी, अंत में एक बार आप पूरा ओवरव्यू हमें दे देंगे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है शेयर मार्केट में, उसके बाद फिर हम अपने इस सेशन को क्लोज करेंगे। जी, जहां पर हम खड़े हैं ना वो वाला लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट जोन है। बार बार बोल रहा हूँ, 16,800 16,870 का एक लेवल था जो हम टेस्ट कर रहे हैं। अगर पलटी मारनी होगी तो यहीं से ही मारेगा, और इतना शार्प तो नहीं पलटी मारेगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट जोन्स पे और वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो इतनी आसानी से तो बियर्स डोमिनेट आज हो नहीं सकते। आज बियर्स की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाजार को यहां से और नीचे धकेल दें। उनको भी तनाव है, वो भी अपनी पोजीशंस थोड़ी लपेटेंगे, क्योंकि वो 5 दिन से लगातार बिकवाली करते चले जा रहे हैं। और वीकली एक्सपायरी वाले दिन अगर एक बार भी हिम्मत दिखा दी बुल्स ने नीचे से, तो फिर एकदम से आपको 16,950 के आसपास का इंडेक्स दिखाई दे जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक दिखेंगे। ये हो गया शुरू। तो मुद्दा ये है कि एकदम से ही वो जो खरीदारी है वो आपको यहां से बेहतर लेवल्स की तरफ ले जाएगी, और देखते हैं कि वो आती है कि नहीं। लेकिन हाँ, ये जोन्स पे शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट करने वाले भाव थे ऊपर, जैसे आज ओपन हुआ था ना, वहां पर एकदम से अगर आप शॉर्ट करते तो ठीक था। अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ये शुरुआती 15 मिनट के बाद जो 2 15 मिनट की कैंडल्स बनी है, अगर इसके लोज को भी प्रोटेक्ट कर जाते हैं जो तीसरी बन रही है, और अगर हम 16,920 के ऊपर निकल पाए, एटलीस्ट 16,950 के लेवल के ऊपर निकल पाए, तो स्थिर हो जाएंगे। फिर जहां पर ओपन हुआ वहीं पर ही बंद होंगे। लेकिन ये चांस बुल्स के पास भी है। आज बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर होने वाली है। आज तो कुछ वैसे भी आप शॉर्ट करोगे तो इतना पैसा बनने वाला है नहीं। तो प्लीज और प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिएगा। और जो डोमिनेट कर रहे हैं, मैं बार बार एक ही स्टॉक बोल रहा हूँ, वो अभी क्योंकि बाजार का ट्रेंड ही इंटैक्ट है, तो दैट इज वाई जो ट्रेंड इंटैक्ट है, तो आप एक ब्रेकआउट स्टॉक भी अगर आप ढूंढ लोगे पोर्टफोलियो में तो वो भी काम कर जाएगा। पर इसमें अगर कोई भी ट्रेड ले लिया है तो आप 24-38 का लगाओ स्टॉप लॉस, बस उसके बाद भूल जाओ। 24-38 के नीचे जाएगा तो उसके बाद ये खराब हो जाएगा, उसके ऊपर है तो ठीक है। और दूसरा, फिर कैंडिडेट सब आपको एफएमसीजी में दिखाई दे रहे हैं, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, उसमें इतना जोश नहीं दिखता। तो मुझे लग रहा है कि अगर किसी स्टॉक के साथ जाना है तो वो टाइटन, और वैसे अगर निफ्टी के साथ जाना है तो वो भी आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेना पड़ेगा। आज उछलेगा बाजार यहाँ से लोअर लेवल से। वी आर एट अ वेरी क्रूशियल लेवल, और यहाँ से शॉर्ट बनता नहीं है मार्केट। अभी बनेगा, लेकिन उसमें हो सकता है कि 1-2 दिन का समय लग जाए। आज की एक्सपायरी में जो कटना था वो आज के सत्र में हो गया। देखते हैं अब यहाँ से हम स्टेबल हो पाते हैं। 16,900 के लेवल के ऊपर आ गए तो फिर बुल्स कब्जा करने की शुरू करेंगे। 16,900 का लेवल अब बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। 16,920 लगा लो मोटा मोटा, उसके ऊपर रहेंगे तो ठीक रहेंगे, उसके नीचे रहेंगे तो फिर हो सकता है दोपहर बाद फिर से सेलिंग आ जाए। तो 16,920 देखते हैं कौन कर पाता है कि। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के सवालों के जवाब देने के लिए। और पूरे शेयर मार्केट पर आपकी पकड़ इतनी अच्छी है कि हमारे जो व्यूअर्स है लगातार अभी भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे माफी चाहेंगे। इस वक्त लाइव सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन आप 3 बजे अपने फिर से सवाल को रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, शुक्रिया।